मुफ्ती तारिक मसूद पॉडकास्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आपके लिए एक फ़िज़िकल ट्रेनर का इंतज़ाम किया है। उनकी मालूमात में, उनके पास जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर करूँगा। आपको याद होगा हमने अक्सर रमज़ान के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था। उसमें हमने कहा था कि भाई जो लोग भी जिनकी भी मालूमात से हमें फ़ायदा हो सकता है, लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो हम उनके इंटरव्यू लेंगे और उनके पास जो नॉलेज है वो हम शेयर करेंगे। उसमें डॉक्टर्स भी थे, उसमें इस्लामिक स्कॉलर्स भी थे, उसमें ताजिर भी थे। तो वो सिलसिला हमारा रमज़ान में क्योंकि मसरूफियत ज़्यादा होती है, चंद इंटरव्यूज़ हुए जिसमें डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी साहब को भी बुलाया था हमने। तो वो हमारा सिलसिला चंद प्रोग्रामों तक हुआ, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गया। तो अब हमने दोबारा सिलसिले का आगाज़ किया है। तो आपको पता है मेरे बयानात होते हैं सेहत के हवाले से भी, और इस्लाम और सेहत के हवाले से 5-6 साल पहले मेरा एक बयान हुआ था कि इस्लाम में सेहत पर कितना ज़ोर दिया गया है, तो ग़िज़ाओं पर कितना ज़ोर दिया गया है, क्या खाना है, कितना खाना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीस है, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुम अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज़्यादा महबूब है कमज़ोर मोमिन से। सहाबा सारे ताकतवर थे, सारे बड़े ज़बरदस्त फ़िट थे। वो बाज़ सहाबा सलमा इब्न अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है, घोड़े से तेज़ दौड़ लिया करते थे। ये तो अब मुसलमानों में ये हिसाब किताब शुरू हुआ है, जो अब हमारी तोंदें निकल गई हैं और पड़े रहते हैं। पुलिस आ रही है सुबह उठाने के लिए, खा रहे हैं तो खाए चले जा रहे हैं, धमाके के साथ फटफटा के एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। इतने मरीज़ कोलेस्ट्रॉल के, शुगर के, एक ऐसा हो गया ये कि जैसे पता नहीं हम यानी ख़ुदकुशी की पूरी कोशिश है। मैं आपको एक हदीस सुनाऊँ, सही है, बुखारी की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुल क़ुरूनी क़र्नी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन मेरा ज़माना, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। उसके बाद ज़माना ख़राब होना शुरू होगा। तो पहली ख़राबी क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ फैल जाएगा, और उन्हीं बुराइयों में आपने ये फरमाया कि जो है ना, मोटापा फैल जाएगा। यानी मोटापे को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पेश किया जैसे मुसलमान बुराई की तरफ जा रहे हों, तो मोटापा फैल जाएगा। तो उलमा कहते हैं कि मोटापे की दो किस्में हैं। एक तो वो मोटापा जो नेचुरल होता है, कुदरत की तरफ से होता है। मैंने बड़े बड़े उलमा देखे हैं जो बहुत कम खाते हैं, लेकिन कुदरत की तरफ से उनकी बॉडी बढ़ी हुई है और पेट निकला हुआ है, वो कुदरत की तरफ से। वो मोटापा ज़ाहिर है बुरा नहीं है, वो तो बाज़ सहाबा में भी था। बहुत से बुजुर्गान दीन ऐसे गुजरे हैं जो बहुत कम खाते थे, लेकिन कुदरत ने उनको एक भारी जिस्म दिया। किसी का पेट निकला होता है, बाय नेचर होता है ये। लेकिन एक मोटापा जिसकी हदीस में बुराई बयान की गई है वो है कि आप अपनी सेहत का ख्याल ना करें और आप अपनी तमाम तर सलाहियतें खाने पीने पे लगा दें, जैसे कि हमारी कौम ने लगाई हुई है। मुझे याद है, मैं अक्सर बयान में वाक़या सुनाता हूँ, एक साहब कोलेस्ट्रॉल के मरीज़, हार्ट अटैक उनको हो चुका है। 12 बजे शादी में खाना खा के आ रहे थे और ताफ्तान और जो घी, जमा हुआ घी होता है ना, वो फोड़ फाड़ के माशाल्लाह 12 साढ़े 12 बजे मैंने उनको देखा, दावत से आ रहे हैं। वैसे भी माशाल्लाह काफ़ी गोल मटोल से थे। मैंने कहा अभी क्या प्लान है आपका? कहते हैं मैं जाते ही सो जाऊंगा। तो मैंने कहा देखें, इस तरह से आपकी जो लाइफ गुजर रही है, आपको अटैक भी हो चुका है, ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ हैं, शुगर के आप पेशेंट हैं, और आप 12 बजे खाना खा के बग़ैर वॉकिंग के सोएंगे, तो ऐसा ना हो कि सुबह आपको पुलिस भी ना उठा सके। तो ये हमारी कौम का एक अलमिया है। बड़े अरसे से तमन्ना थी कि किसी माहिर फ़िज़िकल ट्रेनर को मैं अपने चैनल पे बुला के उनकी मालूमात को मैं लोगों के सामने शेयर करूँ मैं, ताकि हमारे नौजवान में थोड़ी अवेयरनेस पैदा हो, हमारी ख़वातीन में भी, हमारे मर्दों में भी। अच्छा, ट्रेनर के हवाले से मसला ये है कि यूट्यूब पे एक से एक फंटर पड़ा हुआ है। व्यूज़ अपने बढ़ाने के लिए फेंके जा रहे हैं, लंबी लंबी बड़े बड़े फेंकू पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में, हर तरह हर जगह पर होते हैं। इस ज़रा सी चीज़ को राई का पहाड़ बना के पेश करते हैं। लोग उनके स्टाइल पे मर रहे होते हैं, तो बस वो व्यूज़ बढ़ाने की फ़िक्र में होते हैं। तो मैंने जिनको आज पॉडकास्ट के लिए बुलाया है, उनसे मैं जो मुतासिर हुआ वो इस बेस पे नहीं कि उनके मैंने चैनल का विज़िट किया और उनकी मैंने कोई लंबी लंबी बातें उन्होंने उसमें की हुई थी, बल्कि मैं चंद नौजवानों को मैंने देखा कि 1 साल पहले उनकी हालत क्या थी। तो जब वो मुझसे मिलने के लिए आए साल के बाद, तो ज़बरदस्त उनकी बॉडी बन चुकी थी, बहुत अच्छी सेहत हो चुकी थी। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या इनकलाब आया है? तो उन्होंने मुझे सर का बताया कि जी फ़हाद रिज़ा साहब हैं, वो फ़िज़िकल फ़िटनेस के एक ट्रेनर हैं, तो हमने उनसे ट्रेनिंग ली है।
मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये तो एक नज़र आ रहा है ना कि एक आदमी यानी इस तरह से था और वो इस तरह से हो गया, और उसका जो है ना हिसाब किताब पहले आड़ा तिरछा था, अल्लाह का शुक्र है वो इन्होंने डेंटिंग पेंटिंग का काम करके उसको सारा बिल्कुल जनाब एक ऐसा इंसान बना दिया जो अल्लाह देखना चाहते हैं किसी को कि मैंने ऐसा पैदा किया था और ये आड़ा तिरछा हो गया। तो बच्चा जब पैदा होता है ना बिल्कुल नेचर पे होता है, बिल्कुल फिट होता है। फिर वो मेरी तरह पराठे खा खा के, और बर्गर तो मैं नहीं खाता लेकिन लोग खा रहे हैं रात को 12-12 बजे फोड़ फाड़ के, वो वैसा नहीं रहता जैसा अल्लाह ने उसको बनाया था। तो क़यामत में अल्लाह उसको कहेगा कि मैंने तुझे क्या बनाया था, तू क्या बन के आ रहा है मेरे पास। तो अमाल का भी हिसाब होगा और बदअमालियों में ये भी दाखिल है कि आप अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं। तो एक सेहतमंद मुआशरे को तश्कील देना ये बहुत वक्त की अहम ज़रूरत है। तो इसलिए मेरी बात ज़रा ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन ये तमहीद बहुत ज़रूरी थी कि मैं तो ज़ाहिर एक मजहबी स्कॉलर समझा जाता हूँ, तो मेरा क्या काम कि जी एक बॉडी बिल्डर को मैं बुलाऊँ और फिज़िकल ट्रेनर को मैं बुलाऊँ। तो ये मेरा ये इसलिए काम था कि ये हमारे मज़हब का एक हिस्सा है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब फ़हद रिज़ा साहब कि आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। और सबसे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो ज़रा आप अपनी ही ज़बान से एक दफ़ा ख़ुद इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब मुझे बुलाने का, और आई रियली फील ऑनर्ड क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं फिटनेस इंडस्ट्री में जो मुझसे कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड, कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, लेकिन मैं अपने आप को उनसे मुनफरिद इसलिए समझता हूँ कि मेरी जो टारगेट मार्केट है वो आम आवाम है। बहुत दफ़ा मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा तारुफ़ कराऊँ तो मैं एक सेल्स प्रोफेशनल रह चुका हूँ। मैंने IBA से ग्रेजुएट किया था बैक इन 2011। मैं एक बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद जिस तरह हम नौकरियों पे निकल जाते हैं, मैंने बड़ी अच्छी कंपनीज़ के साथ काम किया है, नेस्ले पाकिस्तान, ICI पाकिस्तान, शान फूड्स, और मैंने सेल्स के प्रोफेशन में ही काम किया है। तो हमारे यहाँ तो सेल्स वाले वैसे ही आपको पता है ना कि बड़ी-बड़ी तोंद लेके घूम रहे होते हैं, क्योंकि लाइफ़स्टाइल ही बड़ा अजीब-सा हुआ होता है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे हमेशा से जिमिंग का, हमेशा से अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने का शौक़ था। तो मैंने इस शौक़ को आगे ले जाते हुए थोड़ा-सा फ़ोर्स ही किया कुछ अरसे पहले, 6-7 साल पहले, कि हाँ, इसका स्कोप बड़ा अच्छा है इस फ़ील्ड का, क्योंकि मुझे अपना कोई काम करना था। और मज़ा जब ही आता है जब आपके काम की नीड हो सोसाइटी को, और आप थोड़े से उसमें से पैसे बना सकें, थोड़ा प्रॉफ़िट बना सकें और ख़िदमत ख़ल्क़ कर सकें। तो मैंने ये चूज़ किया। मैंने कुछ सर्टिफ़िकेशंस की, लोकली की, इंटरनेशनल की। मैं पढ़ता बहुत हूँ, ठीक है? मेंटल हेल्थ के हवाले से, फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह। लोगों के एक्सपीरियंसेस से बहुत सीखता हूँ, क्योंकि जितने लोगों के साथ मैंने काम किया 10-12 साल, सबसे ज़्यादा मुझे अफ़सोस जब हुआ जब वो लोग भी बिल्कुल इस तरह बातें करते हैं जिस तरह हमारे घर में दादियाँ और नानियाँ बात करती हैं हेल्थ के हवाले से। क्योंकि उन्होंने कभी जिम की शक्ल नहीं देखी होती, कभी साइंस से उनका पाला नहीं पड़ा होता। वो उस ज़माने की बातें कर रही होती जो अब बेसिकली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में मैनुअल वर्कआउट बड़ा होता था, लोग चलते फिरते थे। टीवी खोलने के लिए भी जाके बटन दबा के टीवी खोलते थे। अब तो हर चीज़ रिमोट पे आ गई है, तो वो लाइफ़स्टाइल अब लागू नहीं हो सकता। तो मैंने इसको देखते हुए आगे जब ये चीज़ लेके गया, तो अल्लाह का शुक्र है 4-5 साल से मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी ट्रेन कर रहा हूँ, फिज़िकली भी ट्रेन कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी ट्रेन कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, पहली बात तो आप ये बताएं, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन पता होती है। सेहत की डेफिनेशन क्या है, फिटनेस की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, इसमें आपने सेहत और फिटनेस 2 मुख्तलिफ चीज़ों की बात की है। बेसिकली हेल्थ और फिटनेस की बात की हम लोगों ने। हेल्थ अलग है, फिटनेस अलग है। हेल्थ को इम्प्रूव करने से आपकी फिटनेस इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है? होता क्या है कि एक बच्चा है, वो ग्रेजुएट करता है किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी से, वो जॉब के लिए जाता है मार्केट में, उसको बोला जाता है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो बेचारा थका रहा, बोलता है यार इतनी महंगी डिग्री की है, मैं तो फुल फिट हूँ, मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, मुझे जॉब दो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो मार्केट के आपने धक्के नहीं खाए हुए, आपके पास वो इनसाइट्स नहीं है। इसका मतलब है आप जॉब के लिए फिट नहीं है। सही। हेल्थ और फिटनेस में फ़र्क है। हेल्दी होने का मतलब अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपके सारे जो लवाज़मात हैं सब ठीक हैं, आपका दिल धड़क रहा कोलेस्ट्रॉल है, सही है, शुगर सब सही कुछ है। ठीक है, आप परफेक्ट हैं, आपके सारे टेस्ट रिपोर्ट परफेक्ट हैं, आप ज़बरदस्त हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि घोड़े से तेज़ दौड़ो, तो आप नहीं दौड़ सकते, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है आपके पास। आप उसके लिए फिट नहीं है, गुड। ठीक है? तो ये 2 डेफिनेशन हमें पहले डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हमारी जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बस हेल्दी दो और क्या चाहिए? नहीं, फिटनेस, क्योंकि अगर किसी को अखाड़े में उतारा जाए लड़ने के लिए और वो सिर्फ हेल्दी हो, तो आराम से उसको पिछाड़ यानी दिया बड़ा जाएगा। ज़बरदस्त बात ये हो गई कि जी हेल्दी होने का मतलब सारी रिपोर्टें क्लियर हैं उसकी। हाँ, ठीक है ना, उसकी बिल्कुल रिपोर्ट ऐसे सारी ही। क्लियर है। लेकिन फिटनेस नहीं है और उसकी। फिटनेस का मतलब ये है कि अब सारी रिपोर्टें क्लियर ही होती हैं बहुत से लोगों की, लेकिन चल नहीं सकते, 2 कदम चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ऐसी रिपोर्टें वालों को देखा है कि मैंने उनको कहा कि थोड़ा सा वॉक करें और वो
5-10 मिनट के बाद उनको सांस फूलना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिटनेस के मामले में जीरो है। देखिए हर फिट बंदा हेल्दी होता है, लेकिन हर हेल्दी बंदा फिटनेस नहीं हो सकता और फिट नहीं हो सकता। इसमें डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये हमें जानना चाहिए, ताकि फिर हम, क्योंकि फिटनेस आती है ट्रेनिंग से, इसमें भी फर्क है। एक्सरसाइज कर लो, ट्रेनिंग कर लो, ये माइंडसेट का फर्क है। एक्सरसाइज आप एक दफा करोगे, दूसरी दफा नहीं करोगे, लेकिन जब आप ट्रेनिंग के माइंडसेट से करोगे ना, आप जिस तरह मदरसों में, स्कूल्स में हम ट्रेन करते हैं लोगों को, हम एक माइंडसेट क्रिएट करते हैं। तुम्हें बाहर जाना है, अच्छे अच्छे कॉलेज से कहते हैं अच्छी नौकरी करनी है, 60,000 लाख की नौकरी करनी है, सही है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार तुम्हें स्किल सीखनी है। आजकल तो फ्रीलांसिंग का दौर है, हर कोई स्किल, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह सीख रहा है। तो कोई गोल होता है माइंड में, उसके मुताबिक ट्रेन करते हैं। तो आप एक दफा जब प्रैक्टिस करते हो, अगले दिन भी करते हो, उससे अगले दिन भी करते हो। ये तो वही वाला लतीफ़ा हो गया कि बच्चा पहली दफ़ा स्कूल जाता है, तो स्कूल से आता है बड़ा खुशबाश होता है। माँ पूछती है मेरा बेटा स्कूल से आ गया, मज़ा आया? बोला मज़ा तो बहुत आया, लेकिन कल दोबारा जाना है। सही है। तो ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको अब लाइफ टाइम वो करना ही करना है, जिससे आप फिटनेस की तरफ जाते हैं और आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती रहती है। फिटनेस क्या नहीं है? फिटनेस बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आजकल प्रमोट कर दिया गया। फिटनेस फैंसी नहीं है, फिटनेस शशके और चोंचले नहीं है, ठीक है। फिटनेस बॉडी बिल्डिंग नहीं है, फिटनेस वजन कम करना नहीं है, फिटनेस पेट कम करना नहीं है। फिटनेस लॉन्ग टर्म के लिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात आपने, यानी ये मुमकिन है कि एक आदमी देखने में बड़ा हैंडसम स्मार्ट हो, लेकिन वो फिट ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ही ना हो पीछे, तो वो नहीं कर सकता ना काम। तो उसके लिए उसकी ट्रेनिंग करना जरूरी है। MMA है, कराटे है, सब कुछ है। हेल्दी भले हो, लेकिन ये 2-3 चीजें अलग अलग हो गई। एक चीज हो गई हेल्थ, वो तो मेडिकल साइंस की फील्ड है, वो डॉक्टर को आप जाएंगे। यानी हम एक जनरल एक सेहत की जो बात करते हैं, तो उसमें 3 चीजें आ गई कि भाई आपका शुगर, ब्लड प्रेशर गुर्दे सही काम कर रहे हैं, और ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है आपको, फालिश का चांस तो नहीं है आपको। ये जितनी भी कॉमन बीमारियां हमारी सोसाइटी में चल रही हैं, इसके लिए तो डॉक्टर से आप रब्ता करें, वो आपको बताएगा भाई ये चीज़ बढ़ गई है, ये चीज़ कम हो गई है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है, इसको हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए फिट रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर फिट नहीं है, चल फिर नहीं सकते, तो ऐसा ऐसे बीमारी यहाँ पे हमला करना शुरू कर देंगी। और तीसरी चीज़ है कि आप देखने में अच्छे नजर आएँ, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। यानी ऐसा मुमकिन है कि एक आदमी हेल्दी ना हो, देखने में अच्छा लग रहा हो। बिल्कुल ऐसे ये पॉसिबल है। वो तो आउटर एक सरफेस है ना आपकी, कि आपने वो कमर उसकी थोड़ी पतली है, और अगर आप एक बॉडी बिल्डर को देखें जो ओलंपिया स्टेज पे बॉडी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, देखने में अच्छा लग रहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता देखने में। वो रिसेंटली कुछ पाकिस्तानी कुछ कराची के बॉडी बिल्डर्स की भी वफात हुई थी। तो वो तकरीबन 3 दिन पहले की मैं उनकी वीडियो और तस्वीरें देख रहा था। इतना ज़बरदस्त कोई कट उनका जिस्म, वो तो छोटी छोटी चड्डियाँ पहन के अपने आप को एक्सपोज करते हैं। तो 45 ईयर्स की उम्र में मैंने कहा यार एक कट नज़र आ रहा है इस बंदे का। 3 दिन बाद उसकी मौत की खबर आई। क्यों? इसका मतलब वो बिल्कुल फिजिकल तो इस लिहाज से तो फिट थे कि अट्रैक्टिव, लेकिन इंटरनली फिट नहीं थे। तो ये बॉडी बिल्डर्स, बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स का कहना है कि जब वो स्टेज रेडी होते हैं ना, जब वो पोजिंग कर रहे होते हैं, वो उस वक्त आप या मुझ जैसा बंदा चमाट भी मार देना उनको, जाके वो गिर जाएंगे। वो इतने कमज़ोर होते हैं। उन्होंने पानी छोड़ा हुआ होता है, सही है, उन्होंने नमक छोड़ा हुआ होता है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ी हुई होती हैं, कार्ब लोड किया हुआ होता है। और वो ऐसे होते हैं कि अगर उनको अभी लाके पिज्ज़ा दे दो ना, तो वो पिज्ज़ा में छलांग मार ले, मतलब स्विमिंग करना शुरू कर दें। वो इतने भूखे होते हैं उस वक्त। अच्छा, इतने डिप्लीट हुए हुए होते हैं। इसको हम अंग्रेजी में देखने में बड़े अच्छे से डिप्लीट कहते हैं, लेकिन वो साइंस है उनकी। वो एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है। जिस तरह एक रेसिंग है, नॉर्मल बाइक की रेसिंग आप कर रहे हैं, लेकिन उसी रेसिंग को जो डेफिनेटली कुछ ऐसी रेसिंग होती है जिसमें ऐसा होता है कि आपको वेवर साइन करना पड़ता है कि भाई आपको कुछ भी हो जाए, ये आपका मसला है। वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में शुमार होते हैं। तो ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है जिसमें आप अपने आप पे टेस्ट भी करते हैं, स्टेरॉइड भी लेते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें भी लेते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने साथ। तो वो दिखने वाली चीज़ जो आपने बोली, वो अच्छा, उसके पीछे भी इश्यूज हैं, उसके पीछे भी मोटिव्स हैं कि कमाते हैं उससे लोग। तो ये मिस्टर ओलंपिया जो US में जीतता है, वो इतना कमा लेता है, अगर वो जीत जाए, पहली दूसरी तीसरी पोजीशन आए, तो साल आराम से निकल जाता है। तो उसके लिए मेहनत करते हैं, बड़े बड़े मसल्स बनाते रहते हैं, मेंटेन करते हैं, डाइट भी बड़ी मेंटेन करते हैं, ऑफ सीजन। यार हमें तो इन चीज़ों से दिलचस्पी नहीं है ना, हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी इससे कोई दिलचस्पी नहीं होगी। असला जो हम जो फोकस कर रहे हैं जिस चीज़ को, कि आप कोई ऐसा डाइट प्लान बताएं, कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं कि एक सेहतमंद मुआशरा वजूद में आए, सेहतमंद भी हो और फिट भी हो। बिल्कुल, देखिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात कि इसमें उम्र की कोई कैद है या नहीं। एक आदमी ने 50-60 साल तक की जिंदगी आड़ी तिरछी गुजार दी उसने, आज उसको ख्याल आ रहा है कि यार मैं फिट भी नहीं हूं और हेल्दी लाइफ भी नहीं है मेरी। आपने बताया ना, दोनों चीजें एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिट आदमी हेल्दी हमेशा होगा,
तो जो फिट है वो हेल्दी होगा। हेल्दी होने से ज़रूरी नहीं कि वो फिट भी हो। तो मुझसे फिटनेस को हमें ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। तो सबसे पहली मेरा इस बारे में जो सवाल है वो ये है कि इसमें एज का कितना दखल है, क्योंकि 50, 55, 60 साल गुजार दिए, अब क्या उन चीज़ों की तलाफ़ी हो सकती है जो नुकसानात उसने कर लिए हैं? अच्छा, इसमें दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने एक लाइफ स्टाइल एक्टिव रहा होता है, फिर छोड़ के वो दोबारा 50 साल में उनको होश आता है। एक वो होते हैं जो हमेशा से इनएक्टिव रहे हैं, ठीक है। जो इनएक्टिव रहे हैं उनके बचने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि अब वो वाइटैलिटी नहीं रहती बॉडी में कि इंसान उस तरफ आ सके। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। वो अगर एक कंसिस्टेंसी के साथ रहें, 2, 3, 4 महीने लगे रहें, तो अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है, बॉडी अडेप्ट कर जाती है। लेकिन अगर वो काफ़ी अरसे के बाद 10-20 साल के बाद आ रहे हैं, तो मसल में एक चीज़ पाई जाती है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, मसल मेमोरी कहा जाता है उसको। वो आपकी हेल्प करती है, क्योंकि अगर आप ढीले पड़ गए और आपने एक्सरसाइज की, तो उस मसल के सेल्स में वो मेमोरी मौजूद है कि आप कोई काम दोबारा करना शुरू करेंगे ना, तो मसल्स फौरन रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे, फौरन शेप में आना शुरू होंगे। तो दो किस्म के लोगों की बड़ी जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। एक नए लोग, क्योंकि पहली दफ़ा कर रहे हैं बिल्कुल, या फिर उनकी खैर एज इतनी नहीं होनी चाहिए, 50-60 में तो नहीं, जो नए लोग होते हैं। एक वो जो काफ़ी अरसे बात कर रहे हैं, तो उनके मसल मेमोरी का एक फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़, अल्लाह ताला का निज़ाम जो भी है एक सिस्टम के तहत है। अगर आप किसी प्राइमरी के बच्चे की साइंस की बुक उठा के देखें, तो उसमें एक एनाटमी, एक स्ट्रक्चर होता है। ख़वातीन और मर्दों का अंदर ढांचा वांचा दिखाया हुआ होता है, ऊपर मसल्स दिखाए हुए होते हैं। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बात की ना कि एक शेप में भेजा गया है तुम्हें, तुमने उस शेप को डी शेप कर दिया है। ये बिल्कुल सही बात है कि बेसिकली फिटनेस उस शेप को मेनटेन करने का नाम है, उसको इन्हांस करने का नाम नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें आपके सिस्टम्स हैं। आप कभी अगर साइंस की बुक उठा के देखें बच्चों की, तो उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जो दिल से होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो सांस का सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है जो मसल का सिस्टम है। इसी तरह आपका ग्लैंड्स के मसल, आपके जो जितने भी हार्मोनल इश्यूज हैं उसका एक सिस्टम है। तो मसल 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक। स्मूथ और कार्डियक अल्लाह ताला ने 2 तरह के निज़ाम बनाए। आपका दिल धड़क रहा है, आपको इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है कि धड़को। जिस वक्त आप पैदा होना शुरू होते हैं, एंड तक आपका दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, जितना भी अंदर का निज़ाम है वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, सही है, वो सब चल रहा है ऑटोमेटिक पे। जो आपको चलाना पड़ रहा है वो मेरा ये हाथ है। ये हाथ कैसे चल रहा है? ये हाथ चल रहा है स्केलेटल मसल से। स्केलेटल मसल कौन सा है? जो इस हड्डी को मूव कर रहा है। अगर इस हड्डी के ऊपर ये मसल ना हो ना, तो ये हाथ में मूव नहीं कर सकता, ये जॉइंट को मूव नहीं कर सकता, अगर इस जॉइंट के अराउंड स्ट्रॉन्ग मसल्स ना हो। तो जो मैंने आपसे बात की थी शो से पहले कि स्ट्रॉन्ग का मतलब बड़ा होना नहीं है, स्ट्रॉन्ग का मतलब आपके जिस्म को इस काबिल करना है कि आप नॉर्मल रूटीन के काम कर सकें। अगर मुझे किसी बच्चे को उठा के हवा में उछालना है और मुझे चुक आ गई, या मुझे कहीं ज़मीन से उठा के कोई चीज़ लेनी है, मेरी कमर में चुक आ गई, तो इसका मतलब मैं अनफिट हूँ। जो मेरे कमर के अगेंस्ट जो इर्द गिर्द के मसल हैं वो वीक हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि फ़िटनेस की डेफिनेशन जो आपने बताई थी, ये मैं वहाँ से लिंक करूँगा कि आप जिस शेप में हैं उस शेप को मेंटेन करें, और उसके लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। सही है। बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि यार कुछ भी खाओ पियो लेकिन एक्सरसाइज करो, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप सब कुछ खाते पीते रहेंगे तो इसका मतलब यही है कि आप बस एक कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगाते रहेंगे एक ही खंभे के अगेंस्ट। आप वही खाएंगे और वही निकालने जिम जाएंगे, जबकि जो आप खाते हैं उससे 500-600 कैलोरीज आराम से आप कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जो आप वर्कआउट करते हैं उससे 150-200 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। सही। वो निकालते हैं। तो ये जो बैलेंस है ये बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खाने की मिसाल लूँ, तो खाने में क्या खाना है ये भी ज़रूरी है, और किस तरह का खाना है ये भी ज़रूरी है। एक आलू, नॉर्मल साइज़ का आलू, अगर मैं उसको बेक करके ओवन में बेक करके या पैन में बेक करके छिलके समेत खाऊं तो बड़ा टेस्टी लगता है, ठीक है। 150 से 250 कैलोरीज उसमें होती हैं। उसी आलू का छिलका उतार के मैं फ्रेंच फ्राइज बना के खाऊं, 450 कैलोरीज होती हैं। अच्छा, वो आलू जैसे ही बना देगा आदमी को। बिल्कुल। तो वो प्रोसेस किस तरह की है वो भी डिफरेंस है। रोटी आप लाल आटे की, चक्की के आटे की खा रहे हैं जिसमें फाइबर है, जौ की रोटी खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, आप दलिया खा रहे हैं जिसमें फाइबर है, ठीक है। आप रिफाइंड खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका इंसुलिन बहुत स्पाइक करेगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिस तरह शुगर होती है इस तरह के इश्यूज आपको क्रिएट करेगा। तो ये सारी नॉलेज है, ये सारी बेसिकली अवेयरनेस है कि मैं क्या खा रहा हूँ और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे हम फॉर एग्जांपल फ्राइड चिकन ऑर्डर करते हैं, फ्राइड चिकन की जगह ग्रिल्ड चिकन कर लें क्योंकि फ्राई हुआ है डीप फ्राई तेल में, तो वो अलग ही आपकी कोई 200-300 कैलोरीज उसने बढ़ा दी होंगी। अच्छा, इसी की जगह आप चिकन में भी कैलोरीज बढ़ जाती हैं फ्राई करने से।
क्योंकि उसमें तो कार्ब है ही नहीं। नहीं, तेल जज्ब हो जाएगा ना उसमें। अच्छा, जो डीप फ्राई आप करते हैं, फ्राइड स्टफ क्यों मना है? फ्राइड स्टफ इसलिए मना है कि वो तेल उसमें जज्ब हो जाता है, तो वो उसको 200 से लेके 500 पे पहुंचा देता है उसकी कैलोरीज। असल में जो सुनने वाले लोग हैं ना वो बहुत देसी लोग हैं, हाँ तो बहुत ही हल्का फुल्का करके अगर हम इसको रखें ना हाँ, तो वो ज्यादा लोग समझेंगे। मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में बात करूंगा। सही है, ठीक है। मुझे आप सीधा सीधा ये फ्राइड चिकन और आलू को यूं करें वो लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। आप सिर्फ ये बता दीजिए क्या करें ठीक है ना। मुझे ये बताएं हाँ, कि कितनी उम्र के बाद एक्सरसाइज की वैल्यू बढ़ जाती है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो करनी चाहिए। यानी जाहिर है 18 साल की उम्र तक तो ठीक है। लड़के की ग्रोथ हो रही है, वो उसमें तो खुद ही इतना खेल कूद कर रहा होता है, उस मेरा ख्याल है शायद आप उसमें एक्सरसाइज का मशवरा भी ना देते हो। 18 साल के बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। ये आपने तो बिल्कुल बात ठीक की। 18 साल के बाद से लेके किस एज तक किस किस्म की एक्सरसाइज, 40 साल के बाद क्या, और उनमें जॉगिंग की क्या वैल्यू है, वेट लिफ्टिंग की क्या वैल्यू है, इसके अलावा कोई और एक्सरसाइज आपके इल्म में हो कि वो योगा है, योगा भी लोग योगा कर रहे होते हैं, तो इसकी थोड़ी सी आप मालूमात दें कि जो लोग 18 साल के बाद एक्सरसाइज नहीं करते। अब जैसे हम तो 18 साल की उम्र से पहले भी भागते थे और 18 साल के बाद भी बहुत भागते थे, तो रेसिंग के मुकाबले होते थे हमारे, तो भागते थे और अल्लाह का शुक्र है उसके भागते ही रह रहे हैं, यानी अब तक भी भाग सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। लेकिन मैं आज 19-20 साल के लड़कों को देखता हूं कि कभी वो हमारे साथ जॉगिंग पे जाएं तो वो भाग नहीं सकते हैं, हालांकि बिल्कुल यंग हैं वो ना प्रैक्टिस नहीं है। तो ये लड़के अगर ये अभी नहीं भाग रहे, इनके दिमाग में ये है कि कोई बात नहीं, हम 40 साल के हो जाएंगे तो भाग लेंगे, ठीक है ना, अभी हमें क्या ज़रूरत है, अभी तो हम सेहतमंद हैं। तो आप क्या समझते हैं इस उम्र में एक्सरसाइज की ज़रूरत है, भागने दौड़ने की या जिम वगैरह जाने की? एक्सरसाइज की ज़रूरत हर उम्र में है, और जितने आप बुढ़ापे की तरफ आते हैं उतनी ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है इंपॉर्टेंस, उतनी ज़्यादा होने लगती है इंपॉर्टेंस, क्योंकि आप बेसिकली एक डिक्लाइन की तरफ आ रहे हैं। आपको उस डिक्लाइन को थोड़ा डिले करना है, ठीक है, क्योंकि 40 साल में तो इंसान को समझ में आता है कि यार मैंने क्या कर दिया अपनी लाइफ के साथ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहुत दफ़ा लोग मुझसे पूछते हैं यार 40 साल हो गए अब क्या फ़ायदा है, तो मैंने कहा क्यों, अगले 40 सीधे नहीं करने जी हाँ। तो वो बेसिकली एक माइंड शिफ्ट है, जो एकदम से उनको ख्याल आता है कि यार बात तो बिल्कुल सही की, लेकिन अगले 40 पॉसिबल हैं, क्यों पॉसिबल नहीं है? ऊपर वाले को आपको जल्दी बुलाने का कोई शौक नहीं है, उसने ज़िंदगी आपको एक गिफ्ट दी है, आप उसकी रेड लगा के बैठे हैं। ठीक है। वो एक बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी थी बुक में कि हम अपने दांतों से हर रोज़ 1-1 इंच अपनी कब्र खोद रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, माइंडलेसली खा रहे हैं, तो ये ना करें सबसे पहले। और बहुत दफ़ा क्या कहते हैं लोग, कहते हैं एक्सरसाइज नहीं करनी, बस हम कम खा लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इतना ज़बरदस्त निज़ाम है अल्लाह ताला का, इतना ज़बरदस्त निज़ाम है कि मैं कहता हूँ ना कि अगर बंदा बॉडी को समझ ले ना तो दुनिया में कोई एथीस्ट ना रहे। सही है, सही। क्योंकि बॉडी क्या करती है, इतना स्मार्ट मैकेनिज्म है कि जब आप खाना कम देते हैं ना तो आप मोटे हैं, आपके फैट डिपॉजिट हुआ हुआ है बॉडी में, ठीक है। तो बॉडी क्या करती है, जब आप बाहर से खाना कम होता है तो बॉडी, दिमाग सिग्नल दे देता है बॉडी को कि भाई जो है ना दबा के रखा हुआ है उसको और दबा के रख, क्योंकि बाहर से कम आ रहा है। सही है। सर्वाइवल मैकेनिज्म किक ऑफ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने ज़माने से बना के रखा हुआ है, जब बाबा आदम के ज़माने से ये था और ये अभी भी है। यानी ये मर ना जाए बंदा। हाँ, मर ना जाए, जो है उसको दबा के रखो। तो इसलिए बहुत दफ़ा क्या होता है कि लोग डाइटिंग करने के बाद भी वजन फूल रहा होता है, वजन बढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बस डाइट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट 3000 है और आप 1200 पे आ गए तो आपकी बॉडी को, आपकी गाड़ी को, इंजन को फ्यूल चाहिए, आप नहीं दे रहे उसको, बॉडी लथार्जी में आ जाएगी। उसको कवर करने के लिए आपको मूवमेंट करनी है, क्योंकि जब आप मूव करोगे ना आपकी बॉडी डिमांड करेगी और उन डिपॉजिट से फैट खुद ब खुद निकाल के यूज करना शुरू करेगी, क्योंकि आप बॉडी को सिग्नल दे रहे हो कि भाई मैं बैठ ही नहीं रहा, मैं वो कर रहा हूँ, सब कुछ सारी एक्टिविटी हो रही है। तो जितनी भी फैट के डिपॉजिट है ना, वहां से फैट निकल के मोबिलाइज होना शुरू होगा, यूज होना शुरू होगा। क्योंकि अब आप खुराक भी कम दे रहे हो, एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी सिर्फ खुराक से आती है। अब आप खुराक कम दे रहे हो तो जो एनर्जी के डिपॉजिट है, फैट क्या है? स्टोर्ड एनर्जी, एनर्जी स्टोर हुई हुई है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपके बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता फिर फैट की स्टोरेज कम होनी शुरू होती है, क्योंकि वो फैट वहां से निकल के यूज होना शुरू। यानी 18 साल की उम्र के बाद ही वर्जिश शुरू कर देनी चाहिए। 18 साल से पहले भी होनी चाहिए, 12 साल में भी होनी चाहिए, 10 साल में भी होनी चाहिए। क्योंकि 18 साल में इसलिए एम्फेसाइज नहीं करूंगा कि वो पहले ही इतना खेल कूद होता रहता है जी। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि जिम ही जाएं, खेल कूद चल रहा है, ठीक है। इंडिया का एक प्लेयर था मिल्खा सिंह, जो बेसिकली पाकिस्तान में कॉमनवेल्थ गेम्स जीता था। उसका इंतकाल हुआ 95 उम्र, 95 की एज में। उसने कहा पिछले 60 साल में मुझे याद नहीं मैंने एक दिन भी अपनी रनिंग मिस की हो। और इमरान खान से ज़्यादा फिट था अभी वो।
अच्छा, जब उसका इंतकाल हुआ तो 95 ईयर्स उसने जिया है। तो वो एक जीती जागती मिसाल है कि अल्लाह ताला ने सिस्टम दिया है ना 60 साल से दौड़ रहा था वो। हाँ, मतलब 30 साल की उम्र में उसने स्टार्ट किया होगा, तो तकरीबन 95 की एज में आके उसका वो एक इंतकाल हुआ है। खातून माहिर नफ्सियात के पास आई ना कि मेरे मियाँ 2 साल से चल रहे हैं, तो क्या करूं मैं, यानी वो चलते ही रहते हैं ना हर वक्त। तो माहिर नफ्सियात ने पूछा कि वो कितने साल हो गए उनको चलते हुए। उसने कहा 2 साल हो गए। कहा भाई पहले तो आप देखें वो पहुंचे कहाँ हैं। कि माहिर नफ्सियात वो नफ्सियाती हाँ, इलाज कर करके ना खुद बेचारे थोड़े से अजीब से हो जाते हैं। तो मैंने कहा 60 साल से दौड़ रहा है, पता नहीं कहाँ पहुंच चुका होगा। तो ये एक उसकी एग्जाम्पल थी कि उन्होंने नहीं छोड़ा। और जो लोग नहीं छोड़ते ना, जो लोग अभी भी हैं, फिट हैं, पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन इमरान खान फिट है, ठीक है, वसीम अकरम फिट है, जबकि जी। उसको शुगर है। कितने लोग आप देख रहे हैं फिट है, क्योंकि उनको ये लाइफ सारे एक्सरसाइज की वजह से fit हैं। एक्सरसाइज की वजह से इनके ना एक ऑटोमेटिक सिस्टम में डेवलप्ड है कि इनको जिस तरह हम सांस लेते हैं, ब्रश करते हैं ना, उस तरह ये एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जब तक ये लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बनेगा, और देखें हम जितनी मेहनत आज कर रहे हैं, हम बेसिकली आगे कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं ना। अगर आपको कमा रहे हैं तो उसको आगे उड़ाना चाहते हैं, जी, थोड़ा ऐश करना चाहते हैं उस पैसे से, थोड़ा दुनिया देखना चाहते हैं, औलाद के फ्यूचर को देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी टेंशन लगी रहती है यार अच्छे यूनिवर्सिटी में चला जाए, इसका फ्यूचर हो जाए। लेकिन अगर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे उस फ्यूचर को तो फिर क्या देखने के फायदा लिए, है, सेहत ही क्या है? ठीक नहीं होगी तो सेहत ही फिर क्या ठीक नहीं फायदा है, है। तो जी, जी, आप बेसिकली उस चक्कर में अपने आप को खो रहे हैं। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज और डाइट का हमेशा ख्याल रखें। यानी हर उम्र में एक्सरसाइज की ज़रूरत है और डेली बेसिस पे ज़रूरत है। देखें, इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि जब कोविड हुआ था ना, तो ये एयरलाइंस को मसला हो गया था कि इनके जहाज खड़े खड़े रस्ट लगना शुरू हो गया था, जंग लगना शुरू हो गया था। जहाज जब तक हवा में उड़ता रहेगा सही रहेगा, जैसे ही वो ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाएगा ना, उसको रस्ट लगना शुरू हो जाएगा। एक निज़ाम है उसका। दरिया जब तक बहता है ताज़ा पानी रहता है, बिल्कुल जहाँ ऐसे रुक ही गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो आपको पता है स्टैग्नेंट वाटर, जो खड़ा पानी होता है, कितना बदबूदार हो जाता है। जी हाँ। दुनिया में इंसान की मिसाल भी ऐसे ही है। दुनिया में इंसान को पैदा किया गया था मूव करने के लिए। जब रोटी चावल अनाज नहीं था तो हम जानवरों को पकड़ के खाते थे। हंटर गैदरर कहा जाता है उनके उस ज़माने के लोगों को। उस वक़्त सिर्फ़ फ़ैट और प्रोटीन होता था। जानवर में फ़ैट और प्रोटीन ही होता है, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता था। और लेकिन वो लोग चलते बहुत थे, पुराने ज़माने के, ताकतवर बहुत थे। अच्छा, ये वैसे एक बात अजीब सी है कि कार्ब तो ज़रूरी है ना सेहत के लिए, एनर्जी तो कार्ब वाली यानी रोटी चावल आलू से मिलती है। तो गोश्तखोर लोग फिर क्या, जैसे ये शेर तो खाली गोश्त खाता है, इसमें एनर्जी कहाँ से आती है फिर? सबका सिस्टम है। देखें, एक डाइट है कीटो डाइट, सुना हाँ, होगा आपने जी, काफ़ी। जी, वो बहुत कीटोसिस पे काम करता है। वो आपका वज़न एकदम कम करता है, क्योंकि होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 90 केजी का बंदा आया, उसको हाँ। शुगर भी है, उसको बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट उसको ना होने के बराबर खाने चाहिए, क्योंकि वो पहले ही ओवरडू कर चुका है, ओवरडोज़ कर चुका है। उसके लिए कीटो इसलिए बेहतर है कि वो क्या करेगा, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में 4 ग्राम पानी होल्ड करता है। अच्छा, जो ब्लोटिंग होती है ना, आप थोड़े फूले-फूले लगते हैं। तो आप खुद सोचें, जब कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में से बिल्कुल खत्म हो जाएगा या 5% आ जाएगा, तो कितना पानी आप लूज़ करेंगे। अब यही होता है कि 90 के बाद ना आप 2 महीने बाद देखते हैं आप 75 पे पहुंच गए, या 2 हफ्ते बाद देखते हैं आप 70 पे पहुंच गए, तो आपको खुशी होती है कि यार ये तो वेइंग स्केल पे क्या हो गया, फैट लूज नहीं हुआ है, वाटर वेट लूज हुआ है। इंसान की बॉडी में 3-4 चीजें होती हैं, वाटर वेट, आपका मसल मास, आपका फैट परसेंटेज। तो वाटर वेट जो लूज हुआ है उसका नुकसान होता है क्या? नहीं, आपने खामखा होल्ड किया हुआ है ना, जिस तरह अच्छा, एक अच्छा, स्टैग्नेंट वाटर, खड़ा पानी है। अच्छा चलें, वो तो बड़ी पेचीदा सी बात हो गई ना फिर शुरू। मुझे ये बताएं ना कि एक बात तो ये क्लियर हो गई कि हर उम्र में एक्सरसाइज करनी चाहिए बिल्कुल, और डेली करनी चाहिए। तो ये डेली करें, ऑल्टरनेट डे करें। फॉर एग्जांपल जो लोग बिजी हैं वो नहीं कर सकते डेली, तो कम से कम इतनी इंटेंसिटी यानी इतने पावर के साथ करें कि वो अगर अगले दिन रेस्ट कर रहे हैं तो वो रिकवर हो जाए। रिकवरी भी इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, खाना पीना जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज जिसकी हम बात कर रहे हैं, तीसरी चीज़ की अभी तक हमने बात नहीं की, वो है रिकवरी, सोना जी और स्ट्रेस को जहन में रखना, जी, मतलब जी। इसको मैनेज करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने खोपड़ी यहाँ लगाई है और जिस्म नीचे है। सही, यहाँ पे कुछ भी मसला होता है ना तो सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाता मसला है। ही सारा यहाँ हो रहा मसला है। ही सारा यहाँ है। ये 10% है, हम्म, मतलब आपका रेस्ट और रिकवरी 10% है, डाइट आपका 60% है, बाकी 30% जो रह जाता है आपका वर्कआउट है। लेकिन ये 10% उस 90% की रेट लगाने में 2 मिनट लगाता है। अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे या आप 3-3 घंटे सो रहे होंगे, अपनी बॉडी को ज़्यादा रेस्ट नहीं देंगे, तो 6 घंटे की नींद एक नॉर्मल एवरेज आदमी की नींद होती है, कि जी। नॉर्मल एवरेज आप नींद लें और अल्लाह ताला का शुक्र करें, क्योंकि जितना शुक्र करेंगे उतना स्ट्रेस कम होता है। जी जी एंग्जाइटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हर जी। बंदा हर वक्त एंग्शियस है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। जो होना है वो अच्छा, तो होगा। ये डेली एक्सरसाइज करनी, एक बात तो ये हो गई। हम्म। डेली का मतलब आप सही, हमने सुना है और दूसरे ट्रेनर्स वो भी ये कहते हैं कि एक ही मसल की रोज़ाना एक्सरसाइज ना करें, हम्म। क्योंकि उसको रेस्ट चाहिए होता है। बिल्कुल। आज किसी ने
थाइस की कर ली है तो एक दिन नागा कर ले फिर, ये तो यानी डेली का मतलब ये नहीं कि एक ही 48 घंटे अच्छा का। डेली जॉगिंग अगर कोई करता है ठीक है, वो ठीक है, हाँ अच्छा या है। उसमें रेस्ट जरूरी है कि एक दिन जॉगिंग कोई किया तो मसला एक दिन नहीं नागा है। करें? आप जॉगिंग और वॉक तो जितना करें, जितने स्टेप्स चलें उतना अच्छा है, जितना अच्छा, जॉगिंग करने से ये मशहूर है कि घुटने जवाब दे जाते हैं नहीं। आखिर उम्र में और यूं हो जाता है, इसकी क्या हकीकत है? देखें, घुटने या कोई भी जोड़ जब जवाब देता है ना, उसके इर्द गिर्द के मसल्स कमजोर होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ जॉगिंग नहीं। अच्छा, देखें, वेट उठाना, जिम जाना, इसका ये मतलब है जो मैंने मस्कुलर सिस्टम की बात की ना, जो अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है उसको मेंटेन रखना है। मसल, क्योंकि थोड़ी सी साइंस में जाऊंगा, एक होता है हाइपरट्रफी जिसका मतलब होता है मसल को काम करके मेंटेन करना, एक होता है एट्रफी जिसका मतलब होता है वक्त के साथ साथ मसल गायब होना शुरू हो जाता है। जी। तो जितना हम एज करते हैं ना, हम मसल गायब करते रहते हैं, और जितना लाइफस्टाइल हमारा बैठने वाला होता है और सुस्ती वाला होता है, मसल वो खत्म होते रहते हैं। मसल खत्म होता रहता है। जहां मसल खत्म हुआ, इसका मतलब है घर से बिल्ली चली गई, ये चूहे आ जाएंगे। सही। तो ये लॉन्ग टर्म फैट लॉस पे जब भी काम करना है ना, तो हमें उस मसल को मेंटेन करके रखना है। यानी जॉगिंग के साथ जिम बहुत जरूरी है, जिम जरूरी वेट है। उठाना बहुत जरूरी वेट है उठाना ताकि जरूरी है। मसल आपके मजबूत रहें। और उसमें जरूरी नहीं है कि जिम का वेट हो, आपका अपना वेट भी हो सकता है। मतलब बगैर इक्विपमेंट के एक एक्सरसाइज कहलाती है कैलिस्थेनिक्स, वो आजकल बड़ा लोग फॉलो कर रहे हैं उसको, जिसमें आप लटक के अपने आप को पुल अप कर रहे हैं, पुश अप कर रहे हैं। आप जिम में आए थे, मैंने आपको वॉल सेट स्क्वाट्स करवाए थे हमने, मेरा नहीं ख्याल, पट्ठों पे जोर आना चाहिए। हाँ, पट्टों पे जोर आना चाहिए। ये जोर का वर्ड जो आपने कहा ना, शॉक मिलना चाहिए जी। क्योंकि मसल कैसे ग्रो करता है, जब मसल को लेकिन shock मैं से वैसे मिलेगा। लोगों को बता रहा हूँ कि आड़े तिरछे तरीके से जोर लेकर आएंगे तो वो आड़े तिरछे हो जाएंगे। देखिए, वो वही- जब जोर लाने के लिए किसी ट्रेनर से पूछें, हाँ, वही फिटनेस ट्रेनर हाँ, का एक कोच का एक रोल आता है ना, कि किसी ट्रेनर से आप पूछें, कोई माहिर ट्रेनर हो, वो आपको बताएगा कि कैसे वजन उठाना है या अपनी बॉडी का वजन कैसे आपने उठाना है, कितने लोग घुटने को बगैर बैठते हैं अपने। जो भी इक्विपमेंट हैं उनके बगैर आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है। लेकिन कितने ये लोग- बहरहाल एक तयशुदा हकीकत है कि आपको अपनी बॉडी पे वेट डालना पड़ेगा, वजन उठाना पड़ेगा। अगर आप अपने मसल से वेट नहीं उठाते तो आपके वो मसल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। बिल्कुल ये ऐसे सिर्फ ही है। जॉगिंग यानी काफी नहीं है इसके बिल्कुल लिए। ऐसी है, ये बड़ी फंडामेंटल चीज़ है, लोगों को समझनी चाहिए। कितने लोग मेरे पास आते हैं कि हमें वेट लूज करना है, हम सिर्फ ट्रेडमिल करेंगे, हम सिर्फ भागेंगे, फात भाई वेट हम नहीं उठाएंगे। तो मैंने कहा, वेट ना उठाने का मतलब है कि आप खुद बूढ़ा होना चाह रहे हो, मतलब आप खुद बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो। तो ये मसल को जरूरत है, क्योंकि मसल काम ही जब करता है जब उसको स्टिमुलस मिलता है, उसको शॉक मिलता है। सही। तो वो शॉक देने के लिए जरूरी है कि वक्तन फवक्तन आप उसको थोड़ा थोड़ा शॉक देते रहें और बिल्कुल उसको टेंशन रिलैक्स देते रहें आप हाँ, उसको। टेंशन देते रहें। देखिए लाइफ में जब भी ग्रोथ होती है वो टेंशन से ही होती है। टेंशन को तो मैं कहता हूँ पार्सल करो तो उससे आदमी की टेंशन हाँ, नहीं, लेकिन जितनी भी ग्रोथ होती है ना, वो आपकी, आप स्टूडेंट को क्या करते हैं, स्टूडेंट को थोड़ा जरा जब मंझना कहते हैं ना कि आप इसको जरा पॉलिश करो, तो क्या करते हैं, आप उसको थोड़ी टेंशन देते हैं। वो एक आदमी को Stress किसी ने देते हैं। कर्जा लेना था ना, तो वो बेचारा टेंशन में था कि यार ये मुझसे शाम पैसे मांगने आ रहा है। तो मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप टेंशन उसको दे दो। उसने कहा मैं कैसे टेंशन उसको दूं? मैंने कहा जब आए तो कहना नहीं है, तो ये जो आपकी टेंशन है पार्सल हो जाएगी वहाँ पे। ठीक। तो मसल को टेंशन देने की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल वेट उस पर डालना जरूरी है, हाँ। उससे मसल मजबूत होंगे। बिल्कुल। जॉगिंग से ये आपकी क्या होगा कि कार्डियक हेल्थ अच्छी होगी, दिल की हेल्थ दिल की हेल्थ अच्छी होगी। respiration लेकिन अच्छी होगी, अगर stamina आप build मसल होगा। नहीं उठा रहे, सॉरी मसल पे को टेंशन नहीं दे रहे, आप उस पे बोझ नहीं डाल रहे, तो मसल वीक होने से जॉगिंग का भी आपको नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मसल वीक हो रहे हैं तो जॉइंट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा जी है? हाँ, देखिए, जी, जी। कोई रीजन है जिसको साइंस ने भी कहा है स्केलेटल मसल। क्यों? क्योंकि आपका जो स्केलेटन है ना, ये उसको सपोर्ट कर रहा है, ये मसल, इसलिए नाम ही रखा गया है। मतलब लोग सही। बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स को नहीं नोट करते कि भाई इसको कहा ही इसलिए जाता है कि स्केलेटन को सपोर्ट कर रहा है। जहां ये मसल कम होना शुरू हो गया, वहां आपके स्केलेटन में इशू शुरू हो जाएंगे, लोअर बैक पेन, जोड़ों के इसका दर्द। मतलब ये हुआ कि जिम हमारी एक मसल की जो हेल्थ है कि हम वजन उठा सकें, हमारी कमर में दर्द ना हो। बिल्कुल ऐसे। मुझे याद है मैं 2013 में मैं जिम क्यों जाना, मैं बचपन में जिम जाता था। 2013 में क्या हुआ है कि मैं हज करके आया, मेरा वेट बढ़ गया था, मैं बड़ा खुश था कि माशाल्लाह मैं भी मोटा ताज़ा हो गया। तो लेकिन मैंने पानी की बाल्टी उठा के रखी है तो मेरी कमर में पेन शुरू हो गया। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ भाई ये क्या हो रहा है, तो मैं बड़े आराम से उठा लेता था। तो मैंने जो मशवरा किया तो पता चला जी क्योंकि वेट उठाना छोड़ दिया है, उसकी वजह से मसल्स कमज़ोर हो गए। तो अब जब मैं जाना शुरू हुआ तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता, बाल्टी उठा के आराम से रख देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कुछ यानी इसका ये फ़लसफ़ा है कि आप वेट उठाने के काबिल ही नहीं रहते। कुछ ख़वातीन को मैंने ट्रेन किया ऑनलाइन, लाहौर में थी, इस्लामाबाद में थी। तो मैंने अपनी बेगम को उनका वॉइस नोट सुनाया, उन्होंने कहा कि फ़ात भाई अमेजिंग काम हो गया, मैंने 19 लीटर की बोतल आज खुद उठा के रखी है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो मेरी बेगम ने कहा ज़बरदस्त, मैं तो नहीं उठा सकती। मैंने कहा करो एक्सरसाइज।
सही है, तो सही है। ये जब पता चलता है ना, तो क्योंकि खवातीन भी कर सकती हैं, बल्कि उनको करना चाहिए, क्योंकि वो तो घर में होती हैं, कितने सारे काम लेकिन होते उनके हैं। लिए ज्यादा वेट तो मेरा ख्याल है खवातीन के लिए उठाना। देखें, वक्त के साथ साथ जब वो कर लेंगी, अब बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो मेरे रिश्तेदारों में भी हैं, बहुत कनाडा वगैरह में, वहाँ लोग अपने काम खुद करते हैं, वहाँ ये मासियाँ रखना का रिवाज नहीं है, ज़्यादा अपने काम सही। खुद करने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी ग्रोसरीज लेकर आती हैं, सब कुछ करती हैं। बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी एक प्रैक्टिस रहती है ना, तो जिस्म खुद ब खुद अडाप्ट कर लेता है। तो ये सही। बहुत दफ़ा क्या होता है कि मर्द हजरात घर से बाहर हैं, वो कम से कम फ्री हो जाते हैं कि हाँ यार ये कर सकती है, कम से कम इतनी स्ट्रांग है कि ये कर लेगी, इतना काम तो कर ही लेगी। लेकिन अगर आपको टेंशन लगी, आपको ऑफिस से भाग के आना पड़ता है कि नहीं यार तुम नहीं कर पाओगी, मैं कर पाऊंगा। गद्दा चेंज करना है, यानी बेड का खवातीन को उठा भी के चाहिए दे। कुछ घर के काम काज में बिल्कुल। थोड़ा बहुत वजन उठाना पड़े तो वो अपनी सेहत के लिए उठा लें वजन, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और एकदम मैं अभी कुछ दिन पहले मेरी बेगम कह रही थी, ये उसको उठा के गद्दे को पलटना है बेड पे। मैंने कहा, कर लो, तुम्हें पता है मैं नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं घर पे नहीं होता तो वो किससे बोलती। तो ये घरेलू काम है जिसके लिए उसको प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तरकीब बताइए घर में बेगम से काम लेने की। बिल्कुल ना? ऐसे ही है, टेंशन दे दो ना। सही है, सही है। तो हासिल ये निकला कि जॉगिंग भी ज़रूरी है और वेट लिफ्टिंग भी बिल्कुल। ज़रूरी है। बिल्कुल। हमने जिम में देखा है, मैं तो अक्सर चक्कर लगाता रहता हूँ कि आजकल जो जिम में लड़के जाते हैं ना, वो ऊपर के पोर्शन पे तो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे उनकी कोई मेहनत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने शादियों में जाना है, दावतों में जाना है, तो ऊपर ऐसे चल रहे हैं जैसे उधर है, और ये जनाब, नसें दिखानी है। और वो नीचे की जो थाइस वाइस हैं वो उनकी, हाँ। एक साहब को तो मैंने देखा, उनकी लकड़ी जैसी पतली Chicken पतली legs कहते हैं टांगे इसे। और ऊपर से इतने भरे हुए। मैंने उनसे कहा ये 2 स्टिक पे आपने इतना बोझ उठाया है भाई, ये टांगे जवाब ना दे जाएं कहीं। नहीं, तो हाँ। घुटनों में पानी आ जाता है और ये हो जाता है और आखिर उम्र में चलने फिरने के काबिल नहीं रहते अगर थाइस की एक्सरसाइज हम करते हैं। इसकी क्या हकीकत है? बुर्ज खलीफा कितना लंबा है जी कितना बड़ा है? जी। बुर्ज खलीफा की स्ट्रेंथ किधर है? उसकी लेंथ में नहीं है, ज़मीन के नीचे है, उसकी फाउंडेशंस में है। जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस होंगी बुर्ज खलीफा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। हमारे पास भी फाउंडेशंस जो हैं वो हमारे पैरों में, हमारा हमारी ग्राउंड टांगों फ्लोर में, ही है। ग्राउंड फ्लोर ही है। अगर यही कमज़ोर होगा तो हम लॉन्ग टर्म हेल्थ पे काम नहीं कर सकते। सही। दूसरी चीज़ ये, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप बहुत ज़्यादा, एक अभी आपने एक्सरसाइज देखी होगी, उसे लेग एक्सटेंशन कहते हैं। आप ऐसे बैठते हैं और टांगों को ऐसे करके उठाते हैं और फिर नीचे लेके जाते हैं, फिर उठाते हैं फिर नीचे लेके जाते हैं। वो उस पे कम वजन करना चाहिए, सही है, क्योंकि जब आप उसको ऊपर लेकर आते हैं ना, बहुत ज़्यादा वजन होता है, तो आपका जो नी कैप है ना, जो घुटना है, ये ज़ाया होने का चांस होता है। अच्छा। लोगों को पता नहीं होता। लोग बॉडी बिल्डर्स को देख के, रोनी कॉलमैन वगैरह को, यार वो 200 केजी 100 केजी लगाता, खुद भी लगा रहे होते हैं। नहीं, इससे ही मसला होता है, आगे जाके आपके नीज जवाब दे देते हैं। बहुत दफ़ा क्या अच्छा। होता है, 40 डे चैलेंज, बहुत सारे चैलेंज हो रहे हैं जहाँ बूट कैंप्स लगते हैं। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो बड़ा अच्छा काम करवा रहे हैं, क्योंकि कम पैसों में ज़्यादा अच्छा काम कराते हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है, 60 केजी और 100 केजी का बंदा एक साथ जब उछल कूद कर रहे होते हैं ना, तो कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं जो घुटने खो बैठते हैं। फिर वो अच्छा। बोलते हैं कि यार हमारे घुटने खो दिए एक्सरसाइज ने। नहीं, जबकि गलत था, वो आपका ट्रेनिंग पैटर्न ही सही नहीं था, आपको उछलना कूदना नहीं था, पहले आहिस्ता आहिस्ता काम करना था, आपने एकदम से उस पर जोर दे दिया। एक तो आप जहां आपको 60 केजी उठाना चाहिए, इसके स्केलेटन पे आपने 90 केजी उठाया हुआ है, 30 केजी उठाया हुआ है इसी स्केलेटन पे, और उस पर आप कूद भी रहे हैं, जी। तो आप और ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं जोड़ों को। तो फिटनेस को बदनाम करना इज नॉट द सोल्यूशन। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ गलत हो। आपको किसी पर्सनल ट्रेनर को हायर करना चाहिए जो आपको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता लेके जाए, आपको समझाए कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है। अब ये है कि कहीं अगर आपको 20,000 देने हैं लेकिन 2,000 में काम आपका हो रहा है, तो भाई वो 18,000 का जो लॉस है ना, वो आपके 18 साल लेके डूब सकता है, सही कह रहे जब हैं। कोचिंग सही नहीं होगी। यानी इसका खुलासा ये निकला कि ये मसाइल एतदाल। उनके साथ होते हैं जो एतदाल से नहीं करते। एतदाल से नहीं करते। और एतदाल वो की बोझ होता है। डेफिनेशन क्या है? यानी मैं अगर जिम जाता हूँ और मैं 40 किलो वेट उठाता हूँ हम्म। शोल्डर के लिए, हम्म। मैं 12-12 15-15 के 3 सेट लगा लेता हूँ, तीसरे में जाके मैं बिल्कुल अधमुआ हो जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी इसकी मुझे इजाज़त दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मैं 5-6 में ही आधा हो जाता हूँ, फिर भी मैं उठाए जा रहा हूँ और मुझे चक्कर आ रहे हैं, या ये कि बहुत सख्त पेन शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये मैं, यानी ये हर बहुत आदमी की simple सा बॉडी उसको formula खुद बताएगी ना कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कितने रेपिटेशन या कितना वो करना चाहिए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको 10 से 12 रेपिटेशन जहां भी आपके लग जाएं, आपने 40-40 उठाया, 10 से 12 लग रहे हैं, 12 से ज्यादा आप नहीं जा पा रहे, इसका मतलब है ये नॉर्मल वेट है, ओके वेट है सही आपके है। लिए 10 से 12 की रेंज। ये नॉर्मल लोगों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इतना वेट जरूर उठाएं। इसका मतलब 40 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, अभी आप 40 10 दफा उठा रहे हैं, अगली दफा 44 या 45 10 दफा उठा लेंगे, तो इसका मतलब आप स्ट्रांग हो रहे हो, लेकिन सही। आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग हो रहे हो। एकदम से जंप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एतदाल से आउट हो जाता है।
वो लिमिट से आउट हो जाता है और वो बेसिकली आप फिर किसी और को देख के इंस्पायर हो रहे होते हो जो कि जिसने दवाइयाँ भी खाई हुई होती हैं, जिसने ड्रग्स भी लिए हुए होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में होता है, आप वो नहीं हो। तो हम इंस्पिरेशन वहाँ से ले लेते हैं। तो एतदाल की डेफिनेशन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने वेट्स उठाने हैं जो आपके मसल को स्टिमुलेट कर दें, जी। मेंटेन कर दें और आपकी हेल्थ में कंट्रीब्यूट करें। वो ये हर ना हो आदमी कि के आपको लिए दिक्कत अलग है। है। हर जो- आदमी के लिए अलग है। जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, जाहिर है वो शुरू में बिल्कुल ऐसी फिर वो क्या खाना पीना है उसका, क्या लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस लेवल क्या है। क्योंकि जो बंदा एक शादीशुदा बंदा कॉर्पोरेट लाइफ में 9 to 9 की जॉब करके आ रहा है, बॉस की गालियाँ सुन के आ रहा है, घर में बेगम से भी फड्डा हो रहा है, फिर वो जिम आ रहा है, वो उस तरह की ट्रेनिंग नहीं कर सकता जो एक सेठ आदमी कर सकता है जिसके पास माशाल्लाह सब कुछ है और वो मेंटेन्ड है। तो हम लोग इंस्पिरेशन ऐसे लोगों से लेते हैं जो कि हमारे इक्वल नहीं होते। तो हमेशा सही। कोशिश ये करनी चाहिए कि इंस्पिरेशन वहाँ से लो जहाँ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी सही चाहिए। है, सही। अच्छा, जिम की ज़रूरत या जॉगिंग की ज़रूरत मर्दों के लिए तो है, क्या ख़वातीन के लिए भी इतना ही ये सब ज़रूरी है जितना आदमियों के लिए हाँ, ज़रूरी है? बिल्कुल है क्योंकि जैसे मैंने एनाटॉमी की बात की कि आप अगर साइंस की बुक में देखें तो साइंस की बुक में दोनों के का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। हम्म, मसल दोनों के पास है, मस्कुलर सिस्टम दोनों के पास है जी। और अल्लाह ताला ने दोनों का सेम निज़ाम रखा है। तो हम्म, उनका बस एक सीन ये है कि बहुत दफ़ा क्या होता है, जो लेडी बॉडी बिल्डर्स होती हैं वो बेसिकली मर्द को मर्द टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन बनाता है, हाँ, औरत को औरत ईस्ट्रोजन का हार्मोन बनाता है। तो वो क्या करती हैं, वो ख़वातीन टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करती हैं। जब कहीं जाके अच्छा, उनके मर्दाना मसल बनते हैं, गोल शोल्डर हो गए, अच्छा, बाइसेप अच्छा, निकला है, बाइसेप निकला है। अगर नॉर्मल ख़वातीन नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगी तो उनके मर्दाना मसल नहीं बन सकते कभी भी, सिस्टम ही नहीं बनाना है। भी नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है बनाना भी उनके नहीं लिए चाहिए। अल्लाह ने रखा भी वो नहीं है। स्ट्रांग होती हैं। जैसे मैंने कहा ना कि एक बंदी 19 लीटर की बोतल लगा रही है, उसके लिए सही है। वो हम्म, इस काबिल हो गई है और वो सारे काम अपने कर सकती है। बच्चों को लाने ले जाना है स्कूल से, छोड़ना छाड़ना, जो भी घर के काम है, झाड़ू पोछा, जो भी वो कर सकती है। झाड़ू पोछा भी अच्छी एक्सरसाइज है। जी। मतलब इससे सिंपल सी बात है, लोग एब्स लगाते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ आप झाड़ू लगाएं तो झाड़ू में आपको बैठ के एब्स ही लग रहे होते हैं। अच्छा खासा टेंशन का काम है झाड़ू बिल्कुल लगाना, ऐसे ही आदमी की पोछा कमर लगाना, पकड़ के बैठ झाड़ू जाता है लगाना, थोड़ी हम देर तो नहीं में। लगा सकते। जी, हकीकत बता रहा हूँ। तो अच्छा, ये बताएं कि खुराक की कितनी अहमियत है इसमें। और मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, वो कह रहे हैं यार 70-75 साल उनकी उम्र है और बहुत ज़बरदस्त वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने, मैं तो यकीन नहीं आ रहा था ये आदमी 75 साल का है। हम्म, मैंने कहा क्या खाते हैं? उन्होंने कहा सब कुछ खाता हूँ मैं, गरीब आदमी हूँ, मेरे पास खाने पीने के कि सिलेक्टेड ग़िज़ाएँ खाने के मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या ऐसा भी है कि जो मर्ज़ी खा लो? आपने मजदूर देखे हमारे ना यहाँ तो लोग जिनके, जायदादें भी खा जाते हैं, आपको पता है। तो कुछ भी खा लो, आपने या वो इसका कोई बहुत बड़ा दखल है कि नहीं जी फिर आपने ये खाना है ये नहीं खाना? वो खाना क्या है वो मैं अगले क्वेश्चन में आपसे जी। पूछूंगा। लेकिन ये फ़लसफ़ा कि जो भी खा लो, बस जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम सब हो जाएगा, या नहीं? खाने की भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है इसमें। इसके दो पहलू हैं। आपने ऐसे मजदूर देखे ना जिनके सिक्स पैक बने हुए होते हैं, जी। मजदूर हैं सिक्स पैक बने हुए हैं, और जब उनको खाने में बिठाओ तो वो 2-3 प्लेटें आराम से बिरयानी फोड़ देते हैं, जी हाँ, देख भी खा जाएंगे। जी हाँ, गरीब लोग होते हैं बेचारे, जी। उनको नहीं इतना मैसर होता, वो इतना खाना नहीं खा पाते। इसका मतलब ये है कि उनका मैनुअल वर्कआउट ही इतना है, जी, इतनी कसरत करते हैं वो दिन में कि उनको अगर एक देग भी खा लें तो वो हजम हो जाती है क्योंकि वो कंज्यूम कर लेते हैं। जी, हमारे लाइफस्टाइल के साथ मसला ये है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना ईजी हो गया है, हर चीज़ इतनी एक्सेसिबल हो गई है कि हम वो, जैसे मैंने हंटर गैदरर्स का बताया, जानवरों को पकड़ने के लिए आपको भागना होता था, मारना होता था, लड़ना होता था और वहशी जानवरों से लड़ना होता था। ये बहुत ज़्यादा पावर मांगती है चीज़। हाँ, आपके पास क्या है पावर मांगने वाली चीज़? जी हाँ। अगर मैं अपनी सेल्स के करियर का बताऊं, जंगें होती थी आपस में, जंगें तलवारों होती से थी, लड़ रहे होते ये थे। कम होता था। तो ये सारी कैलोरी कंज्यूम हो रही है ना। अगर मैं अपने सेल्स के करियर की बात करूं, शुरू में जब कभी मुझे एक्सरसाइज का मौका नहीं मिलता था तो मैं क्यों फ्रस्ट्रेट होता था। सुबह उठ रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, गाड़ी में बैठे हुए, ऑफिस जा रहे हैं, मीटिंग में बैठे हुए, सेल्स के मतलब कस्टमर के पास गए, क्लाइंट मीटिंग में बैठे हुए, फिर बॉस को दोबारा बैठे हुए, फिर दोबारा घर जा रहे हैं, फिर बैठ के टीवी देख रहे हैं, फिर सो गए। इसमें कहाँ है वर्कआउट? इसमें कोई भी चीज़ मैं ऐसी नहीं कर रहा जो कि कैलोरी कंज्यूम करे। अच्छा, उसमें इसलिए कहा जाता है कि खुराक का कंट्रोल इसलिए करें। अब आप इस लाइफ स्टाइल में वो काम नहीं कर सकते कि कुछ भी खा लें, क्योंकि अब आपके पास एक ही तरीका है। 2 वेरिएबल्स होते हैं ना, या इसको ट्विक करो थोड़ा सा, इसको ट्विक करो थोड़ा सा। अब आप इसको तो नहीं कर सकते क्योंकि आप वर्कआउट ज़्यादा नहीं कर सकते, आपका बिजी लाइफस्टाइल है, तो आपको यहाँ पे कमी करनी पड़ेगी। आप वैसा नहीं खा सकते, आप जो भी दिल में आए नहीं खा सकते। अगर आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, नॉर्मल एक एवरेज कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है 2000, 1800 से 2000, 2000 से 2200 कैलोरीज मेल्स के लिए। मैं ऐसे एथलीट्स को जानता हूँ जो 10,000 कैलोरीज भी रोज़ खाते हैं लेकिन फिट हैं, क्योंकि उनका इतना मैनुअल वर्कआउट है, उनका काम ही यही है, वो जीते इसी पे, मजदूरों जैसा वर्कआउट है। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा आम आदमी अगर इस तरह का नॉर्मल आदमी की हम बात कर रहे हैं जो जाहिर है इतना नहीं, वर्कआउट, उसके लिए डेफिनेटली खुराक पे फोकस जरूरी है।
और फोकस प्रोटीन पे ज़्यादा रखें, कार्बोहाइड्रेट पे कम रखें। हाँ, अब ये अगला सवाल मेरा है ना कि खुराक में फिर कौन सी खुराकें ज़्यादा खाएं? आप बीफ खाएं। प्रोटीन में यानी एक तो कार्ब वाली ग़िज़ाएँ होती हैं, एक प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ होती हैं। कार्ब वाली मेरा ख्याल है ज़्यादातर ये आलू और चावल और जो रोटी है ये इसका सबसे बड़ा एक ज़रिया अनाज है। और सब्जियां जितनी हो गई हैं बेसिकली। जी हाँ, सही है, और प्रोटीन में मेरा ख्याल है दूध है, अंडे हैं और ये गोश्त मोश्त हो गया इसमें। बिल्कुल। तो क्या बैलेंस होना चाहिए इनका? कितना गोश्त डेली खाना चाहिए, ये हफ्ते में एक दफ़ा खाना चाहिए? कितने चावल खाने चाहिए? रोटी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मैं तो पराठे फोड़ता हूँ बैठ के, ये कोई अच्छा काम कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? इस पे आप जो है बस ये फोड़ना नहीं चाहिए, बस खाना चाहिए, खाना चाहिए, चाहिए। फोड़ना नहीं चाहिए, बस ये एक डेफिनेशन है। खाएं आप सब कुछ एतदाल से खाएं, देसी घी में भरे पराठे खाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है जब तक आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं और एक एतदाल में खा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना 40% प्रोटीन, 40% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट, 20% फैट। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 40% प्रोटीन ले लिया है? देखें आपकी गूगल अवेलेबल, यानी जितना प्रोटीन है उतना ही कार्ब हो। हाँ, इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन मौजूद हैं। बेसिकली मैं जब प्लान्स बना के देता हूँ तो हम लोग इसी तरह बना के देते हैं कि आपके पहले लेकिन हमारे जो लिसनर है ना, आप यूँ समझे बहुत देसी हैं, किसी के पास टाइम नहीं गूगल पे बैठने का। हाँ, आप सीधा सीधा बता दें सुबह नाश्ते में क्या खाएं, दोपहर खाने में क्या खाएं, रात खाने में क्या खाएं, ये बताएं आप सीधा सीधा। सबसे पहले तो चावल और रोटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा ब्लड प्रेशर का इशू है या ग्लूकोज का इशू है, उसका डायबिटीज़ का इशू है, तो आप डाइटिशियन से मशवरा करें, न्यूट्रिशन को नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी नहीं है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो तो पहले ब्लड प्रेशर का हम लोग जनरली बात कर रहे हैं कि नॉर्मल हेल्दी लोग जो हैं वो, हाँ, या शुगर का कोई पेशेंट है वो तो उसको तो हम नहीं बता सकते कितनी रोटी खानी है, कितनी, वो तो डॉक्टर से पूछेगा, शुगर टेस्ट कराएगा। एक नॉर्मल आदमी को रोटी चावल भी खाना चाहिए, गोश्त खाना चाहिए, गोश्त में बीफ खाना चाहिए, चिकन है, बीफ है, बड़ा गोश्त भी खाना चाहिए। हाँ, बड़ा गोश्त भी खाना चाहिए। बहुत नुकसानदेह, कोलेस्ट्रॉल पैदा करेगा और ये नहीं, बड़े गोश्त के काफी ऐसे कट्स हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बीमारियां पैदा करेगा वो। नहीं, बीफ का प्रोटीन अल्लाह ताला ने जो प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन अंदर जाके टूटता है और अमीनो एसिड बनता है जिससे एनर्जी आती है। जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है ना वो बीफ का सबसे बेहतरीन है दुनिया में, और अंडे का और इसका, यानी हजम होने के लिए, हजम होने के लिहाज से, और उसमें सब सारी वो सलाहियतें हैं जो एक अच्छे प्रोटीन में होती हैं। अच्छा, बीफ का प्रोटीन और अंडे का प्रोटीन बेस्ट है, क्योंकि इन दोनों प्रोटीन को देख के सप्लीमेंट के प्रोटीन बनाए जाते हैं। सबसे बेहतरीन प्रोटीन की जो सोर्स है वो बीफ है, और अंडा, बीफ है और अंडा है। बड़ा गोश्त और अंडा खाएं। बिल्कुल, लेकिन बड़ा गोश्त जाहिर है कुछ ऐसे कट्स होते हैं, स्टेक कट हो गया, पुट का गोश्त हो गया, इस तरह के जो कम फैट वाले कट होते हैं वो आप खाएं, क्योंकि ज्यादा कंजम्पशन। स्टेक का गोश्त कौन सा है? पुट का तो सुना हुआ है। हाँ, स्टेक हाउसेस में हम स्टेक्स खाते हैं ना, जो एक बेसिकली ये रीढ़ की हड्डी, अच्छा, रीढ़ की हड्डी के पास का जो गोश्त होता है। अच्छा। और कुछ ऐसे कट्स हैं जो रान की तरफ हैं, कुछ ऐसे देखिए, हम तो जाते हैं भाई 1 किलो गोश्त दे दे सीधा सीधा, उसका बताएं वो खाएं कि नहीं खाएंगे। उसमें देखिए बहुत दफा विजिबल चिकनाई होती है आपके सामने, तो वो थोड़ा हटा दें हम। हाँ, वो आप हटा दें, उसको अवॉइड करें। बाकी बीफ बेहतरीन प्रोटीन है, आप खाएं। नहीं, ये तो मेडिकल साइंस आजकल कह रही है कि जानवरों का फैट अच्छा होता है सेहत के लिए। हाँ, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन फैट भी 2 तरह के हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, पॉलीसैचुरेटेड, वो लंबी डिबेट है। दुम्बे की चर्बी का बताएं सीधा सीधा। चर्बी इज गुड, कोई मसला नहीं है। देखिए, एतदाल में तो गुड है, देसी घी भी एतदाल में तो गुड है। अब हर चीज में देसी घी चुपड़ा के खाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, हर चीज में देसी घी चुपड़ा के खाया जा रहा है, वो सही नहीं। तो हर, जैसे मैंने कहा ना, 20% आपके वो रखें, क्योंकि देखें आपकी जो बॉडी में मसल का सेल है ना, जो आपकी बॉडी में ट्रिलियन सेल्स हैं जिसकी आपकी बॉडी के मसल्स बने हुए हैं, हर मसल छोटे से छोटा जो एक पार्ट है ना, वो 2 चीजों का बना हुआ है, फैट और प्रोटीन। जी, बस, कार्बोहाइड्रेट नहीं है उसमें। जी, तो आपकी बॉडी को फैट की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे विटामिन और मिनरल्स हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, जो बॉडी में फैट होगा तो डिसॉल्व होंगे, वरना आपने खाया नीचे से निकल गया, वो बिल्कुल ऐसा ही, वो डिसॉल्व नहीं हुआ बॉडी में, वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसके लिए भी आपको फैट चाहिए। तो फैट उतना ही जरूरी है। ये फैट कट कर देना, कार्बोहाइड्रेट कट कर देना, ये कहीं की वो नहीं है, बस ऐसी एक क्विक फिक्स है, कहते हैं ना ट्रबल शूटिंग। डेली गोश्त खा सकते हैं हम, कोई नुकसान तो नहीं है इसका? हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, पर थोड़ा सा ये कि हमें देखना चाहिए यूरिक एसिड के वगैरह के इश्यूज थोड़े से जिन लोगों के साथ हो वो तो फिर मॉनिटर करते रहें, आप अपने टेस्ट करवाते रहें, जहां आपको लगे कि आप ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो बेहतर। अच्छा, प्रोटीन में सबसे ज्यादा इसमें चिकन हो गया, बीफ हो गया, अंडे हो गए। अच्छा, चिकन में भी बहुत प्रोटीन है। हाँ, चिकन तो प्योर प्रोटीन है, और चिकन ब्रेस्ट खास तौर पे, लोग लाते नहीं खाते, लोग लाते खाने में क्या नुकसान है चिकन की? थोड़ा सा बस, बीवी की लाते हैं तो खाते ही रहते हैं लोग, ससुराल से भी खाते रहते हैं। तो उसमें क्या जा रहा है फिर? चिकन की लात भी खा सकते हैं। कहते हैं उसमें फैट होता है, कुछ लोग मना कर रहे होते हैं चिकन की लाते नहीं खाएं।
मुझे वो तो असल चिकन में की लातों का शौक मुझे नहीं, मुझे लगता है कि वो जो चिकन ब्रेस्ट होता है ना वो जरा सूखा होता है, लेग्स जूसी होती हैं, हाँ जो मैंने लोगों को नोट किया है, तो वो जी, थोड़ा सा उस तरफ जाते हैं कि यार वो जूसी बोटियां जी ज्यादा जी होती जी हैं। हाँ जी। बस ये फर्क नजर आता है, वरना जिसको जो प्रोटीन के मिले लिहाज से कोई वो हाँ मसला प्रोटीन नहीं। के ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन अच्छा ये है कि वो उबली हुई चिकन वगैरह वो फिर बॉडी बिल्डिंग वाली चीज़ है, वो फिर अलग निकल नहीं, जाती ये है। जो बॉडी बिल्डर लोग अक्सर कहते हैं कि बड़ा गोश्त खाने से जो स्किन मोटी हो जाती है आपकी, नहीं। जो है ना ये आप देखने में अट्रैक्टिव नज़र नहीं आते, ये इसकी क्या हकीकत है? देखें, स्किन मोटी होने का मतलब ये है कि स्किन के अंदर पानी होल्ड किया हुआ है बहुत ज़्यादा। ये जो बॉडी बिल्डर्स के एक एक कट निकल के आते हैं ना, देखें, बॉडी बिल्डर्स को पहचानने का कि इसने कोई ड्रग ली हुई है क्या नहीं ली हुई है, एक दो तीन तरीके हैं। एक तो ये कि वो बहुत ह्यूज होगा, और बहुत ह्यूज के बाद उसका एक एक कट वाजे नज़र आ रहा होगा, ठीक हम्म, है, और वो तकरीबन 30 साल से ऊपर का होगा। हम्म, तो एक तो एज निकलने के बाद इतना मसल बनता नहीं है आपका नेचुरली। फिर आपके नसें भी निकल रही होंगी उस पे, बहुत सारी सी हाँ, चीज़ें जिसे आप पहचान सकते हैं। तो वो जो उनके स्किन जो इतनी क्रिस्प होती है ना, पेपर स्किन कहते हैं उसे, वो यूँ करते हैं तो हाथ में ऐसे आ जाती है। वो अच्छा, लोग बहुत ज़्यादा पानी उसमें से निकालते हैं, मतलब अच्छा। उससे पहले वो ऐसी ड्रग्स ये लेते हैं। खुलासा ये निकला कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है बड़ा गोश्त छोड़ने की, अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई अगर डॉक्टर ने ये मना कहा नहीं जा किया। रहा है कि बड़े गोश्त से वाटर रिटेंशन होती है, तो देखिए बड़े गोश्त में कार्ब्स नहीं है, प्रोटीन है। कार्ब्स से वाटर रिटेंशन होती है, प्रोटीन से नहीं होती है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप प्रोटीन अच्छा, खाएं। गोश्त खाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? अक्सर जो शोरबा बना के खाते हैं, या बॉईल करें उसको, या स्टीम में पकाएं, या बस तल कम के से कम खाएं, या तेल में, तिक्के बना के खाएं? कम से कम तेल में बनाओ, डीप फ्राइड ना हो। जितना कम तेल आप यूज़ कर सकते हैं उतना अच्छा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप पका के खाएं, इससे मज़े के खाने बना के खाएं, बॉयल खाने की ज़रूरत नहीं है। सही। क्योंकि देखें, जब आप वैसे ही कम खा रहे होंगे ना, थोड़ा सा डाइट करते हैं और थोड़ा खाने पे कंट्रोल करते हैं, और उस पे आप खाने को बदमज़ा भी कर दें, फिर वो तो ज़्यादती है। मतलब आपकी ज़बान का टेस्ट भी अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, आप एन्जॉय करें खाने को। जितना कम बनाएँ उतना अच्छा टेस्टी बनाएँ। अब तो यूट्यूब पे इतनी रेसिपीज़ अवेलेबल हैं कि आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं है किसी से। अंडा जो है, तला हुआ अंडा जो है, इसमें और बॉयल अंडे में बॉयल ज़्यादा बेहतर है? नहीं, कोई ऐसा कोई मसला ऐसा नहीं है। मसला नहीं है? कोई ऐसा मसला नहीं। मैं बॉयल खाए हुए मुझे तो मेरे ख्याल से कोई 4-5 साल हो गए। मैं तो अच्छा, अगर मैं अंडों का दुश्मन हूँ वैसे, दिन के 6-7 अंडे तो आराम से खा जाता हूँ। अच्छा। कभी-कभी ऐसा भी तो 10 भी खा जाता हूँ। नहीं, 2-3 अंडों के बाद तो अंडा बोलने हाँ, लगता है अंदर जाके, वो कैसे खा ले? लेकिन मेरा एक तरीका है। मैं तो जब भी तीसरा अंडा खाया, अंडा ने मुझे बताया कि भाई तूने क्यों खाया। मेरा एक तरीका है, वो हम्म, बड़ा एक मेरा फ़ेवरेट ऑमलेट है, सही हम्म, है? वो जो मैं बनाता हूँ उसमें हरी प्याज़ ये सब चीज़ें सारे लवाज़मात डाल के बड़ा फ़ेवरेट, बड़ा मज़े का बनता है वो। जी। तो मैं उसको खाना चाहता हूँ कि यार वो खाने को उस तरह ना खाएँ कि आपका दिल ही ना चाहे। हम्म, उसको कम बनाएँ लेकिन अच्छा बनाएँ, क्योंकि कैलोरिक डेफ़िसिट में क्या होता है, आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं खाना कम खाओ। एक चीज़ जो भूल जाते हैं, खाने की क्वांटिटी कम करके क्वालिटी इंक्रीज़ करनी होती है। सही। ये नहीं करते आप। आप जी। सिर्फ़ ये कम कर देते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, हम्म, आँखों में हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट हो ठीक जाती है, है, ये सब ठीक चीज़ें है। हो जाती अच्छा, हैं। ये तो दूध है, इसका कितना दखल है प्रोटीन में? दूध पीना चाहिए? दूध फायदेमंद चीज़ है? दूध देखें, हर खाने की ना, जैसे हर रेस्टोरेंट की एक स्पेशलिटी होती है। मज़ेदार हलीम, चलो सही है, हलीम के हम्म, साथ बारबेक्यू टुनाइट वगैरह बारबेक्यू है। इसी तरह दूध इज़ नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट की या कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है वो। इस हम्म, तरह बीफ में प्रोटीन है, हम्म, फिर कहीं जाके फैट है। हम्म। नट्स जो नहीं, बादाम दूध हो में क्या गए, प्रोटीन की सोर्स है वो? नहीं प्रोटीन कम है, अच्छा, फिर प्राइमरी क्या है उसमें प्राइमरी ज़्यादा? सोर्स नहीं फैट है। ज़्यादा है? हाँ, फैट है और कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इट्स गुड। और ख़ास तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा वेट आपका हो गया है और आपको काम करना है, तो शुरू में डेयरी छोड़ने से काम फ़ायदा अच्छा हो जाता है थोड़ा-सा, क्या? क्योंकि फैटनिंग होता है वो दूध। लेकिन अगर एक मिकदार में आप पी रहे हैं और आपकी डेली रूटीन में शामिल है, तो कोई मसला नहीं है। बहुत दफ़ा अच्छा, क्या ये होता है। बताएं कि ये जो बारीक बारीक लड़के हैं, हुँ। 18 साल के, हमारा वासे है, इसको मैं लासानी के कट्टे नहीं बड़े बड़े ऊँचे तैयार होने वहाँ ले गया। मैंने कहा यार 2 साल में इसको भी ऐसा तैयार कर दो, पैसे कितने लोगे? मैं भी एक इस उम्र में ऐसा ही बारीक सा होता था, बहुत ज़्यादा। सही। बड़ा शौक था मोटा होने का। कितने बारीक बारीक लड़के इस वक्त इंटरव्यू सुन रहे होंगे, उनकी ख्वाहिश होगी कि हमारे लिए कुछ नहीं पूछ रहे आप, इनके पास मोटा होने का कोई तरीका है? मंड के खाएँ। नहीं, मंड के खा के भी देख लिया इन्होंने। क्या जिम इसका हल है कि ये जिम में बिल्कुल। जाके अगर मंड के खाएंगे तो ये मोटे हो जाएंगे? क्या मुमकिन अच्छे है? मोटे होंगे, सिर्फ़ मोटे नहीं होंगे। सिर्फ़ खा के सिर्फ़ मोटे होने का चांस है, लेकिन मंड के खाएँ और जिम करें तो अच्छे इनके मोटे लिए होंगे। कोई पाबंदी नहीं है इनके कि लिए पाबंदी कार्ब नहीं न है। लें और ये न लें और वो न लें? देखिए, पतले पतले लोगों के लिए इजाजत है रोटी चावल और सब ऊपर कुछ वाले ने छोड़ें। 3 तरह की बॉडी टाइप बनाई है। हम्म, एक होता है जिसको लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म कुछ भी खिला लो उसको नहीं लगता, हम्म, वो कहलाते हैं एक्टोमॉर्फ। हम्म, बीच में आते हैं, इन दोनों का बीच होता है। फिर एक्सट्रीम आता है, हवा भी खा लो तो मोटे हो जाते हैं, जी, पानी पी लो तो मोटे हो जाते हैं। जैसे हम्म, हड्डी चौड़ी होना बोलते हैं, हाँ यार हाँ हड्डी चौड़ी है।
हाँ। ये बेसिकली आप जिनकी बात कर रहे हैं वो यहाँ हैं और इनको सब माफ है शुरू में। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना भी खाएं मोटे नहीं होते, तो मतलब हम वो देख के खाते जेलस हो हैं। सकते हैं उनसे कि यार सबको अलावा तुम लोगों को, ये वो जी, लोग जी। होते हैं जिनसे आप जेलस फील ये ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, मैं खुद भी ऐसा ही था। हाँ। मैं माशाल्लाह खाता पीता था, मोटा नहीं होता था। और देखें इसमें ना सबसे ज्यादा क्या होता है कि इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने चाहिए, इसमें प्रोटीन नहीं खाना चाहिए ज्यादा, इसमें अच्छा, कार्बोहाइड्रेट। ऐसे बारीक लड़कों को चाहिए कि वो क्योंकि मीठा बारीक ज्यादा खाएं। लड़कों का जो एम है मसल ग्रो करना नहीं है, बॉडी का वेट ग्रो करना है। हाँ। तो बॉडी का वेट ग्रो होगा आपके फैट और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से। तो जहां मैंने 40-40-20 बोला, वहां आप समझ लें कि 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट कर लो, 30% प्रोटीन कर लो, 20% फैट कर लो। यानी ऐसे लोग मरने के फोड़ सकते हैं ना? हाँ, ये बहुत अहम बात आ गई ना, वरना वो भी शुरू हो जाते हैं, पता चले कि सुबह सुबह नहीं कितने लोग मुझसे पूछते हैं जॉगिंग कर करके गायब ही हो गए हाँ, वो। कितने लोग मुझसे पूछते हैं हाँ मुझे प्रोटीन बताओ, मुझे वेट बढ़ाना है। मैंने कहा आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं है, आप दबा के शकरकंदी आ रही है, दिन रात खाओ 200-200 ग्राम, कोई मसला नहीं है। आप ये अपने अंदर बहुत खुद इंपॉर्टेंट फर्क सवाल था ये, बिल्कुल। क्योंकि आजकल ना हर एक डाइट पे आ गया है बिल्कुल ना इस तरह। तो ये उन लोगों के लिए जो नॉर्मल आम तौर पे जो जरा खा नहीं, के केले दूध इसका शेक बना के पिए, केले खजूर ये नट्स डालें उसमें, बादाम ऐसे ऐसे थिक शेक बना के पिए, उनको सब मोटे हो जाएंगे। मोटे हो जाएंगे आराम से, और अच्छे सही। मोटे होंगे। और दवाएं खा के मोटे होना कैसे? नहीं वो देखें, दवाएं खा के मोटा होना क्विक फिक्स है, मतलब आपको बस मोटा होना है, जिसकी वजह से आप लुट भी जाते हैं और बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जो हाइपोथायराइड के इश्यूज होते हैं ना। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं जो एक ज़माने में ऐसे ही थे, सही है, उन्होंने जिम में कुछ लड़कों को देख के उन्होंने कहा यार फूलना है, सही है। अब देखें आजकल के दौर में जब वैसे ही फुकदान है पैसों का, हर कोई बैठा हुआ है और उसको ऐसा मुर्गा नज़र आ जाए जो सिर्फ मोटा होना चाहता है, कुछ भी कर दो यार मुझे बस शेप में आना है, तो उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। वो लुट जाता है और फिर उसके बाद खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ें दे दी जाती हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस कर देती हैं, सही। आपके अंदर के खेल उससे खिलवाड़ कर देती हैं। तो इस सबसे अच्छा तरीका ये नेचुरल चीज़ों पे टिके रहो, केले खाओ, खजूरें खाओ, दूध पियो, देसी घी में बने पराठे खाओ, जी। और अच्छा, आप तो फास्ट फूड भी खा सकते हो आप। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, जिम में एक बड़ा मसला ये होता है कि जो लोग जिम में जाते हैं ना, उनके चेहरे की रौनक ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये मैंने कॉमन देखी एक चीज़। और बड़े बड़े बिल्डरों को भी आप देखें, इतने इतने से मुंह होंगे, बाकी इतनी बड़ी बॉडी पर इतनी सी एक चीज़ रखी हुई होगी। तो इसका क्या हल है? ज़ाहिर है इंसान के तो चेहरे में जब तक अट्रैक्शन नहीं होगी, वो लोगों को अच्छा तो नहीं लगेगा ना। और इंसान का तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन उसका फेस है। तो असल में ये मॉडर्न स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कहते हैं जॉ लाइन अच्छी होनी चाहिए, गाल पिच्चे होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये मॉडर्न स्टैंडर्ड है जो मॉडलिंग की दुनिया से आया हुआ है, मीडिया की दुनिया से आया हुआ है, लोग चाहते हैं ऐसा। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्पोर्ट, जिसमें बॉडी बिल्डिंग वाला मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका हल क्या है? जिम के दौरान आपका चेहरा अंदर ना धसे, आपके चेहरे की रौनक बरकरार रहे, क्या खाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, अव्वल तो जो चेहरे का फैट होता है ना, जो एक्स्ट्रा फैट है वो जाता है, और ज़्यादा कोई चीज़ नहीं जाती, जो कि कहते हैं कि चेहरे पे वैसे ही ज़्यादा है, तो वो कम हो जाना चाहिए। बस वो अल्लाह ने बनाया ज़्यादा तो ज़्यादा ही रहे, अच्छा है ना, ताकि देखने में तो बंदा तो लगे ना अच्छा। लेकिन ये है कि भरा भरा चेहरा अच्छा लगता है ना। हाँ, बहुत एक्सट्रीम अगर गाल अंदर हो गया, कुछ हो गया, इसका मतलब है आप ड्रग्स पे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोई डाइट ले रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, आपको अपना गोल पता हो। अगर आप इसी से कमा रहे हो ना, अगर आपको फोटोजेनिक चेहरा चाहिए और आपको पिक्चर्स खिंचवा के आप उससे कमा रहे हो, तो आपका गोल अलग है, वो तो आप अलग ही नहीं, वो उनकी, हम तो एक नॉर्मल सेहत की लेकिन बात कर नॉर्मल रहे हैं। सेहत वाले के लिए वो गोल ही नहीं है। तो जब आप उस गोल के लिए ट्रेन ही नहीं करोगे, कभी उस लेवल पे नहीं आओगे कि आपकी आंखें धस जाएं और ये हो जाए। पानी कहते हैं ज़्यादा पीना चाहिए, इससे चेहरे की रौनक बरकरार रहती है। बिल्कुल पीना चाहिए पानी तो, बल्कि जैसे मैंने कहा ना कि बॉडी में वाटर रिटेन करता है। बॉडी वाटर क्यों रिटेन करती है, क्यों पकड़ के रखती है? क्योंकि जितना पानी आएगा उतना पानी फ्लश आउट होगा, उतना आप यूरिनेट करेंगे, उतना पेशाब करेंगे। तो उससे होता क्या है कि साइकिल चलता रहता है, तो पानी खड़ा नहीं होता जिस्म में, वो स्टैग्नेट नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 3 से 4 लीटर, अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं और आपकी डाइट भी अच्छी है, तो आप 3 से 4 लीटर पानी पिए, ताकि वो बॉडी पकड़ के ना रखे, उसको फ्लश आउट करती रहे और फ्रेश वाटर और फ्रेश ब्लड आपको देती रहे। तो 3 से 4 लीटर वाटर तो कहीं नहीं गया, ये तो ज़रूरी है। और इससे भी चेहरे पे और स्किन पे रौनक रहती है। और ये जो मैंने बताया बॉडी बिल्डर जिनके चेहरे छोटे छोटे लगते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया कि ये डायरेटिक्स लेते हैं जो पानी को निकालते हैं। तो ये बिल्कुल जब स्टेज पे जाते हैं ना, आप इनको 2 दिन पहले भी देखेंगे ना, हशाश बशाश लगेंगे, लेकिन उस वक्त जिस वक्त ये स्टेज पे खड़े होते हैं, इनके जिस्म में पानी ना होने के बराबर होता है। और बहुत दफ़ा क्या होता है, वो पोजिंग करते हुए ना क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, पट्टे चढ़ जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि पानी की कमी है और चल रहा होता है। अच्छा, ये बताएं कि जिम से पहले, यानी एक्सरसाइज से पहले खाना चाहिए या बाद में खाना चाहिए? कुछ लोग हमने देखा है कि एक्सरसाइज के दौरान भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जूस वगैरह पीते रहते हैं। देखें इसमें सही क्या है?
प्री वर्कआउट मील कहते हैं इसे, जो आपके डिपेंड करता है आप किस तरह की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अगर आप हैवी वेट्स करना चाह रहे हैं और आप इंजॉय करना चाहते हैं कि हैवी वेट्स उठें आपसे, तो दलिया खा के जाएं 2 घंटे पहले, फौरन नहीं, पहले दलिया खाएं। 2 घंटे पहले या आधे घंटे पहले 2 खजूरें खा लें, अच्छा 2 केले खा लें, खजूरें खा लें। ये बेसिकली इंस्टेंट एनर्जी देता है आपको, आपके मसल्स के लिए, या आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, ये जाग जाता है थोड़ा सा। बहुत दफ़ा ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं लोग, ब्लैक कॉफ़ी में कैफीन होती है, सही है, तो वो भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एकदम जगाता है, अलर्ट करता है। कॉफ़ी लोग रात को पीते हैं ना, स्टडीज़ करने बैठते हैं तो कॉफ़ी पे कॉफ़ी चढ़ाए जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं वर्कआउट से पहले, लेकिन पेट भर के खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेट भर के खा के जाएंगे तो उल्टी हो सकती है। सिंपल सी बात है कि आपके पेट में वो रखा नहीं होना चाहिए। 2 घंटे पहले आपने खाना खत्म कर लिया हो, पेट भर के आपने खाना खा लिया, अब एक्सरसाइज से 20 मिनट पहले 2 खजूरें, 1 केला, सेब, इस तरह की, तो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर दे आपके वर्कआउट के लिए। ये सही है। हाँ, खाने बहुत तो लोग क्या करते हैं, एक बेवकूफ़ी करते हैं कि एक्सरसाइज के बाद खाते ही नहीं है, सो जाते हैं। बहुत लेट वर्कआउट कर रहे हैं, मंड के वर्कआउट किया, ज़बरदस्त किया यार, मज़ा आ गया, सो गए। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इंसान का जिस्म ग्रो या रिपेयर कब करता है अपने आप को? रात को सोते हुए। ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज होंगे और उनको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो उसको उस वक्त चाहिए, तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी या रिपेयर नहीं करेगी अपने आप को। तो पोस्ट वर्कआउट जिसे कहते हैं कि एक्सरसाइज के बाद वाला, क्योंकि अभी तो आपने जिस्म को तोड़ फोड़ लिया। अच्छा, एक्सरसाइज करने के बाद बाज़ दफ़ा ये होता है, बहुत आदमी निढाल हो जाता है और बहुत खाने का दिल चाह रहा होता है, उस वक्त सबसे बेहतरीन ग़िज़ा कौन सी है? जब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन, फ़ौरन तो नहीं कहना, जब सांस फूल रहा होता है तो उस वक्त तो नहीं खाना चाहिए, तो उस वक्त सबसे बेहतरीन खुराक कौन सी है? मैंने बाज़ लोगों को देखा है वो केले का मिल्क शेक पीते हैं, वो कहते हैं यार इसके बगैर हमें तसल्ली नहीं होती। ये एक बहुत देसी टोटका है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। इट्स प्योर कार्बोहाइड्रेट और फैट, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। प्रोटीन क्यों? क्योंकि अभी आपने नहीं, वो केले के मिल्क शेक के साथ 2 अंडे भी खा लें, हाँ, तो थोड़ा गुजारा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा प्रोटीन ऐड कर दिया, लेकिन साइंस क्या है कि आपने मसल को तोड़ लिया ना, अब मसल में माइक्रो डैमेजेस हो गए हैं। अच्छा, उसको रिपेयर करने के लिए मसल किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। तो आपको फौरन बाद प्रोटीन लेना है, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट, इसलिए कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। सही है। सिर्फ और जो वीकनेस हुई है, जो कमजोरी हो रही है, वो भी, हाँ, आपके तो ग्लाइकोजन क्या खाए फिर उसके बाद? आप उसके बाद भी केले खा सकते हैं, उसके बाद भी आप खासतौर पे नहीं, यानी एक्सरसाइज करके आया तो अब क्या खाए कि ये जो आप बता रहे हैं प्रोटीन भी मिल जाए, कार्ब भी मिल जाए? 150 ग्राम प्रोटीन अलग से तो कोई चीज नहीं है ना, यानी कौन केले खाएं, खजूर खाएं, गोश्त खाएं, क्या खाएं? 150 ग्राम या 200 ग्राम चिकन के साथ आप 100 ग्राम चावल खाएं। 150 ग्राम चिकन के साथ 100 ग्राम चावल खाएं। हाँ, बिल्कुल खाएं, क्योंकि अच्छा, जो जैसे मैंने आपको बताया कि वो बेसिकली आपका जो इंसुलिन स्पाइक है उसको भी थोड़ा सा स्लो करेगा। और आप खजूर में तो मेरे ख्याल है प्रोटीन नहीं है बिल्कुल। खजूर में नहीं, प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। तो वो बेसिकली प्री वर्कआउट ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि वो पहले आपको एक इंस्टेंट एनर्जी देगी थोड़ा सा, और उसके बाद आप रोटी भी खाएं, बाद में आप रोटी भी खाएं, गोश्त भी खाएं, चावल के साथ गोश्त खाएं, अंडे खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। मछली भी क्या प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है? बिल्कुल, मछली प्रोटीन सबसे बेहतरीन, फैट के साथ जो प्रोटीन होता है ना, वो फिश है, जिसे भी इसको फैटी फिश कहा जाता है। अच्छा, क्योंकि इसमें जो ऑयल्स होते हैं, जो फिश ऑयल की आपने गोलियां देखी होंगी, पीले कलर की आती हैं, तो बेसिकली बहुत इम्प्रूवमेंट आपकी बॉडी में लेकर आता है, और अच्छा फैट है ये, तो खानी चाहिए वो फिश ऑयल? बिल्कुल खाने चाहिए। अच्छा, ये ईवियन कैप्सूल जो आते हैं विटामिन ई के, ये वही फिश से ही कुछ निकाली हुई चीज़ है या कुछ अलग चीज़ है? डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे मल्टी वाइटामिन हो गए, वाइटामिन हो गए, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बहुत दफ़ा क्या होता है, हमारी खुराक इतनी अच्छी नहीं है कि हमारी सब्जियां इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वाइटामिन मिनरल्स वगैरह जो भी है ना, ये सब्जियों, फलों, इन चीज़ों से आते हैं। तो ये जो हम सप्लीमेंट करते हैं, मल्टी वाइटामिन ले लिए, ईवियन ले लिया। 2 सप्लीमेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, एक सर्बेक्स जी और एक ईवियन के कैप्सूल। ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, या किस कभी भी एक एज ऐसी है कि जिसमें लेने चाहिए, एक एज ऐसी है जिसमें, तो इसके बारे में क्या कहते हैं लोग? कभी भी लेते हैं? देखें, डिपेंड करता है केस टू केस। कभी भी फिजिशियन या अपने फिटनेस ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट के बगैर कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके टेस्ट पे। कोई भी चीज़ ज़्यादा और कम हो सकती है, तो वो कहीं भी खिलवाड़ कर सकती है। किसी भी एक वाइटामिन की ज्यादती भी मसला कर सकती है, कमी भी मसला कर सकती है। तो आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का टेस्ट करवाएगा। जैसे मल्टीविटामिन है, सर्बेक्स जी है, देखें आपको कोई ना कोई बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारे विटामिन का टेस्ट करवाएगा आदमी। नहीं, आपकी बॉडी बहुत दफ़ा इंडिकेट करती है, कुछ एलर्जीज होती हैं जो इंडिकेट करती है, कुछ सुस्ती होती है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन सुस्ती है यार, क्यों है? बहुत दफ़ा विटामिन B12 की कमी होती है तो सुस्ती होती है, आपको नहीं पता होता। तो आपको जब आप जाते हैं, अपने सिम्टम्स बताते हैं डॉक्टर को या फिटनेस ट्रेनर को, तो उसको पता होता है कि ये सिम्टम्स किस वजह से हो सकते हैं। अच्छा। वो आपको रिकमेंड करता है कि यार ये टेस्ट करा लो। बहुत दफ़ा क्या होता है, विटामिन D की कमी से आपका फैट लॉस मसला कर रहा होता है, फैट लॉस नहीं होता, आप लगे में तो आप विटामिन D का टेस्ट कराएंगे, जो कि हमारे यहाँ हर किसी का कम होता है।
ज़ाहिर है इतनी धूप तो सेकी नहीं जाती 40 यहाँ साल पे। के बाद तो मैंने सुना है कि सभी का विटामिन डी यहाँ हाँ, कम होता है, पाकिस्तान में तो उसमें आप विटामिन किसी का भी डी करा की लें, यहाँ भी गोलियां करा लें, खानी चाहिए, 90 फिर 90% टैबलेट लेनी डेफिनेट, चाहिए। हाँ, वो सप्लीमेंट करना चाहिए। सप्लीमेंट असल में है ही उसी चीज़ का नाम कि जो चीज़ आपकी नॉर्मल खुराक से सही नहीं हो रही वो आप सप्लीमेंट से पूरी करें। सप्लीमेंट रिप्लेस नहीं करता कि यार मैं चिकन नहीं खा रहा, मैं प्रोटीन शेक पी लूंगा उतना ही प्रोटीन मिल जाएगा, ये गलत चीज़ है। अच्छा, रिप्लेस नहीं करना है, उसके ऊपर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो सप्लीमेंट करेंगे। सप्लीमेंट का लुग़वी मायने है कोई भी चीज़ किसी चीज़ में ऐड करना। ऊपर अच्छा, केक रखा हुआ है, केक पे चेरी लगा दी ऊपर, ये नहीं कि केक हटा के चेरी रख दी। थोड़ा सा हया के खिलाफ सवाल है, लेकिन ये नौजवानों का एक बहुत बड़ा मसला है। आपको पता है ये हैंड प्रैक्टिस में बहुत सारे लड़के मुब्तला हो चुके हैं। तो मैं चूँकि बहुत सारे लड़कों से वास्ता रहता है, आके अपनी परेशानियाँ शेयर करते हैं, मैं उनको जिम जाने का मशवरा देता हूँ कि आप जब जाएंगे आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी, आपको सेहत बनाने की फ़िक्र होगी, आपका दिमाग एक जगह लगेगा, तो इन गैर अखलाक़ी हरकतों से आप निकलेंगे। इसमें पहली बात तो आप ये बताएं कि ये जो हैंड प्रैक्टिस है, जो जिसमें आजकल यंग जनरेशन मुब्तला हो गई है, इसका सेहत को कोई नुकसान है या नहीं? हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा वाजे कर दूँ, आप मैस्टरबेशन की बात कर रहे हैं जो जी। जिन लोगों को नहीं पता होगा। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का, और आप अगर 100 लोगों से मिलते होंगे जो आपसे बात करते होंगे, मुझे कम से कम डेली पे 10-20 तो मिलते ही मिलते हैं, और जिनकी उम्रें तकरीबन 16 साल से लेकर 25 साल के दरमियान है। तो सबसे पहली बात तो ये जो आप भी प्रमोट करते हैं, मैं जी। भी कहता हूँ जल्दी शादी करो, जी। इस काबिल हो कि जल्दी शादी कर सको, ठीक है। दूसरी चीज़, अपने आप को ऐसे कामों में लगाओ कि इस चीज़ का पहले टाइम तो ये बताएं कि नौजवानों को आप ये बताएं इसके नुकसानात क्या क्या हैं? इसके नुकसान देखें, जिस तरह सिगरेट नोशी के नुकसान हैं, असल ये लत है। जी। किसी भी लत के फ़ायदे नहीं हो सकते, क्योंकि एक दफ़ा करने के बाद जब आपको शहवत होती है आप बार-बार करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता, कोई इतना मेरे रोबोटिक पास नहीं ऐसे होता। लोग आए हैं जिन्होंने कस्में उठाई कि अगर हमने ये दोबारा किया तो हमारी बीवी को तलाक है, और वो फिर भी किया उन्होंने, वो तलाक़ें हो गई। यानी अपने ऊपर काबू ही नहीं रहता। सही बात, सही बात। जैसे एक नशई और चरसी हीरोइनशी होता है ना, ये हालत हो जाती है। तो आपकी बात सही है कि ये एक नशा है। बिल्कुल नशा है, और नशा तो कोई भी, यानी एक तो बॉडी की नेचुरल रिक्वायरमेंट होती है ना अपनी ख्वाहिश को पूरा करना। बिल्कुल जैसे आप आदमी को भूख लग रही है, वो रोटी खा लेता है। जो इस बुराई में मुब्तला है, तो ये नेचुरल नहीं है, वो बार 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 बार। देखें, दो चीज़ें और एक सोल्यूशन है। दो मसले हैं हमारे यहाँ। एक ये कि बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट, इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, अब क्लिक ऑफ अ बटन पे, जो एक ज़माने में लोग कहीं जाके चोरी छुपे देखा करते थे, अब वो आपके क्लिक ऑफ अ बटन पे आपके मोबाइल में मौजूद है। दूसरी चीज़, लोग बहुत सारी मसरूफियात में से निकल के इन चीज़ों में पड़ रहे हैं, जबकि दुनिया कहाँ जा रही है। लोग घर में बैठ के फ्रीलांसिंग से इतना कमा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कमा रहे हैं। मैं तो अक्सर लोगों को दूसरे बच्चों की मिसाल देता हूँ कि यार देखो, वो इस उम्र में कितना कहाँ पहुँच गया, तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे आ रहा है कि तुम ये कंटेंट कंज्यूम करके और इस तरह की हरकतें कर रहे हो। अपने आप को बिजी करो। इन सब चीज़ों का मैं इसका नुकसान सेहत को क्या है, पहले ये आप थोड़ा सा देखिए, इसका नुकसान सिंपल सी बात है कि अल्लाह ताला ने एक नेचुरल निज़ाम बनाया है, जैसे एहतलाम की सूरत में, कि जब ओवरफ्लो होता है बॉडी में तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, यू कैन नॉट स्टॉप इट, ठीक है। लेकिन अपने एक्शन से उसको एग्जीक्यूट करना, वो, और ये सोचना कि हम बाद में नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये होता है, और मसला सारा है आपको ये नहीं पता कहाँ रुकना है, आप रुकते नहीं हैं, फिर वो करते रहते हैं। और इससे मैंने ज़िंदगियाँ तबाह होते हुए देखी हैं, इससे मैंने मेंटल हेल्थ तबाह होते हुए देखी है, इससे रिलेशनशिप तबाह होते हुए देखे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब आपका जोर नहीं चलता अपने ऊपर, तो सबसे पहले तो नुकसानात यही हैं कि आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर से ख़त्म हो जाता है, आपका अपने ऊपर जोर ही ख़त्म हो जाता है, आपका सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। दूसरी चीज़, आप जितनी मुश्किल से सेहत बना रहे होते हैं इस माहौल में बैठ के, उतने आराम से आप सेहत को गंवा भी रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी किसी भी तरीके से इसको ये नहीं कहना चाहिए कि ठीक है यू शुड गो अहेड, या कर लो, ये है वो है। ये चीज़ गलत तो है, और सेहत पे नुकसानात हैं। इसलिए जिम इस बात की इजाज़त देता है आपको, बल्कि इस बात की तरफ माइल करता है कि यार जब आपको अच्छा दिखना होता है, अच्छा लगना होता है, थोड़े मसल्स बनाने होते हैं, जो लड़कों के शौक होते हैं, तो ये थोड़ा सा उस तरफ से आपको हटाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये शौक भी डेवलप करें आप सेहत बनाने के। आजकल मिक्स मार्शल आर्ट्स है, MMA है, कराटे है, बहुत सारे ताइक्वांडो, उस चीज़ में जाएँ, स्पोर्ट्स में जाएँ, नई-नई स्किल सीखें। अपने आप को जितना बिज़ी रखेंगे, क्योंकि बचना इसलिए मुश्किल है कि कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है। लेकिन नुकसानात इसके उतने ही हैं, जितना कंटेंट है उतनी ज़्यादा उनसे बढ़ती जाती है, उतना ज़्यादा आप एक, इसे कहते हैं विशियस सर्कल, आप उसमें घूम-घूम के बर्बाद हो जाते हैं। तो ये किसी भी तरीके से, ये मैं नहीं कहूँगा कभी भी
जो अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुदरती निज़ाम है, वो चलता रहेगा वैसे ही, लेकिन अपने हाथ से अपने आप को बर्बाद ना करें। अच्छा ये बताएं कि अब 40-50 साल में कोई आदमी मोटा हो गया, या कोई खातून है जिनका वेट ज़्यादा है, वो वेट लॉस करना चाहती हैं, तो फैट है वो फैट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बंदा 20-22 साल में, एक लड़का या लड़की 20-22 साल की है, और वो बाय नेचर ही इतनी, उसका वज़न 70-80 किलो है 20-22 साल में, और वो मांस है, तो मसल्स ही हैं वो, तो उसको वेट लॉस करना है, सिर्फ ज़ाहिर है हेल्दी तो है वो, यानी उसमें मैंने जैसे बताया ना सारी रिपोर्टें क्लियर हैं, ठीक है ना, लेकिन वो सिर्फ एक इसलिए कि एक मुआशरे का एक देखने में कोई अच्छा इंसान नज़र आए कि इतना मोटा ताज़ा जा रहा है या जा रही है, वो चाहता है कि भाई मैं अपना वेट लॉस करूं, तो क्या उसके लिए भी कोई आप लोगों के पास पैकेज है? ये मुमकिन भी है कि इस एज में अपना वेट लॉस करें जबकि वीकनेस भी ना हो, कोई बीमारी भी ना हो? 20-22 साल की बात कर रहे हैं। हाँ 20-22 साल की, जो अभी तो उसकी उम्र है ना, जितनी उम्र अच्छी है 20-22 साल, आप 30 से पहले पहले जितना काम कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि 30 के बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खराब होना शुरू होती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, बट कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप बिजी होना शुरू हो जाते हैं। जी। तो जितना सेहत आप पे, यानी सेहत ये पे ध्यान मुमकिन है देंगे कि जल्दी। 20-22 साल का एक लड़का या लड़की बिल्कुल। जो बहुत ज्यादा वेट ज्यादा हो मुझे उसका, कितने मैसेज आते हैं और फेसबुक पे वो फिट हो जाए बिल्कुल, एक यानी उसकी बॉडी एक शेप में आ जाए। मुझे कितने मैसेज आते हैं ख़वातीन के कि 22 साल की हूँ, 18 साल की हूँ, 24 साल की हूँ, रिश्ते नहीं आ रहे, आते हैं तो देख के चले जाते हैं, वो साइज़ देखते हैं, ज़ाहिर है हमारे एक कल्चर है, वो देखते हैं कि दिखने में भी अच्छा लगे, तो वो लड़के तीली से हैं और लड़कियां अगर ऐसी मिल रही हैं तो सबसे पहले कंपैरिजन होता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, आप जब भी सेहत पे काम करेंगे। दुल्हन बैठी हुई है वो, हाँ। 4 आदमियों की जगह घेर के, और दूल्हा को तलाश करना पड़ रहा है कहाँ? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसमें जैसे आपने शुरू में कहा कि कुछ लोग बीमारी से होते हैं, जैसे हाइपोथायराइड है, किसी को थायराइड का मसला है, तो वो डेफिनेटली हाइपो है, तो वो फिर वो तो खैर वो मसला होगा। लेकिन अगर वो ऐसी है या ऐसा है जो अपने खाने पीने पे कंट्रोल करके, ये भी एडिक्शन है ना, सामने बर्गर नजर आ रहा है, नहीं खाने पीने पे कंट्रोल कर लिया, तो उसके लिए भी एक्सरसाइज ज़रूरी है। उसके लिए भी एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्योंकि खाने पीने, देखें फिजिकल हेल्थ के लिए 30 to 40% एक्सरसाइज है ही है। अगर 60 to 70% डाइट है, तो एक्सरसाइज को कभी भी आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि नहीं यार ये साइड पे करके, खुदा ना खासा कोई हैंडीकैप है नहीं कर सकता। यानी वो किसी ट्रेनर से रब्ता करे तो ये पॉसिबल है, मुमकिन है ये हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग मायूस ना हो, जो बहुत ही पतले भी मायूस ना हो, मोटे भी मायूस ना। पतले ऐसे मोटे होते हैं कि आपने मोटी को मोटिवेट कर दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे। मोटे को भी मोटिवेट कर दिया और मोटी को भी मोटिवेट। असल में ये भी एक मसला है ना, हम लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं जो कि कभी नहीं मिलती है। आपके पास रीजन नहीं होता है जी भाई, ये बहुत सॉलिड रीजन है कि शेरवानी में फिट आना है। हाँ सॉलिड रीजन है। अगर देखा मैं तो लोगों से कहता हूँ एक कुर्ता शलवार बनाओ कि ऐसा होना चाहिए, इबरत का निशान आप उसमें आओ। हाँ। कुर्ते अपनी फिटनेस के ना पहनो, अपने आप को कुर्ते के हिसाब से एडजस्ट कर लो कि मैं मुझे मेरे पर ये शेरवानी में मैं आना चाहिए, मुझे इतना अच्छा लगता मुझे शेरवानी के अंदर आना है, मुझे शलवार के अंदर, ये ट्राउजर के अंदर आना है, तो अपने आप को उस ट्राउजर के हिसाब से बनाओ। हमारे यहाँ जाके ना बाजार से अपने हिसाब से ट्राउजर और शर्ट ले रहे होते हैं, तो आप शर्ट के हिसाब से अपने आप को मुझे इतना अच्छा लगा कि काट छाट करो अपने। अभी मेरी बहन की शादी होने वाली है, तो मैं पुरानी शेरवानी निकाली है अपनी शादी की, 2012 में शादी हुई थी मेरी, तो 11 साल होने वाले हैं फरवरी में, लटक रही थी, मैं फिट नहीं आ रहा था उसमें। मैंने वो 3 पीस सूट निकाल के देखा, मुझे से 2 आ जाए उसमें, मुझे खुशी हुई कि यार मैं इस तरफ आ गया, अल्लाह का शुक्र है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अपनी फिटनेस पे काम करने से ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मुझ पे अपना कंट्रोल है, मैंने अपनी लाइफ को कंट्रोल करके यहाँ तक ले आया हूँ। क्योंकि जब आप मोटे होते हैं ना, तो आप इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं, और आपका जब वजन होता है, फिर आपका वर्क लाइफ का मसला है, फिर रिलेशनशिप के मसले हैं, तो बहुत सारे मसले ऐड अप हो जाते हैं। मैंने बाज़ डॉक्टरों से सुना है कि 40 साल के बाद विटामिन डी का टेस्ट तो लाजमी कराएं, हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, और अगर वो विटामिन डी कम हो तो उसके लिए मेडिसिन जो है, विटामिन डी की जो गोलियां आती हैं वो लाजमी खाएं। तो आप भी यही जी बिल्कुल करते हैं, अगर देखें, और उसकी कमी से क्या क्या नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। विटामिन डी देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है हड्डियों के लिए और फैट लॉस के लिए, क्योंकि वजन बढ़ता है अगर विटामिन डी की कमी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में जिस तरह का हमारा कल्चर है, हम ज़्यादा धूप सेकने का हमारा रिवाज नहीं है इतना, और वो कल्चर नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे हम लोग तकरीबन 5 लोग बैठे हुए हैं, तकरीबन 4 डेफिशिएंट आएंगे या इनसफिशिएंट आएंगे, तो ये नॉर्मल है। तो उसके लिए आपको ये होता है कि आप तकरीबन 2 हफ्ते तक आप जो उसके एक इंजेक्टेबल्स आते हैं आप वो यूज़ करें, फिर उसके बाद उसके सप्लीमेंट्स यूज़ करें। अच्छा, जिम का अच्छा टाइम क्या है, जॉगिंग का अच्छा टाइम क्या है? डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, कोई अच्छा टाइम नहीं है। कोशिश करें सुबह, अच्छा है सुबह से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप फ्रेश होते हैं और आपकी नींद पूरी हुई हुई हो तब।
ये नहीं हो कि 2 घंटे की नींद के बाद आप सुबह निकल गए वर्जिश करने, जी। नींद पूरी हुई, आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं, सुबह से बेहतरीन टाइम कोई बाद नहीं है। लोगों को मगरिब के बाद टाइम मिलता है। सही है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बस आप 2 चीज़ों का ख्याल रखें, वर्कआउट पे तो आप जा रहे हैं, बाकी 2 चीज़ें कि आपने तमीज़ से रेस्ट किया हुआ है और आपने खाना तमीज़ से खाया हुआ है। रेस्ट का टाइम क्या बेहतर है? रात की नींद ज़रूरी है या किसी भी दिन 24 घंटे में 6 घंटे पूरे कर ले? आजकल तो खैर फ्रीलांस कल्चर है, तो लोग रातों को जाग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो यूएस के साथ काम करते हैं, ई-कॉमर्स का या इस तरह का, तो उनके टाइमिंग यूएस के टाइमिंग से, वो सोते सुबह 8 बजे हैं या 12 बजे सोते हैं। तो मैंने कहा भाई जहाँ से दिन शुरू हो ना, तुम्हारा टाइम जब तुम उठ रहे हो वहाँ से दिन शुरू हो रहा है, सही। अपनी क्लॉक को, बॉडी क्लॉक को वैसे मैनेज कर लो। तो ठीक। 6 घंटे की नींद, 6 से 7 घंटे की नींद बहुत है आपकी। अच्छा, मेंटल हेल्थ के हवाले से बताएं कि आजकल डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। मेरा तो तजुर्बा है कि जिस दिन सुबह जॉगिंग करो दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, ऐसा हंसी खुशी, बिल्कुल, बड़ा एक मज़ा सा आ रहा होता है लाइफ में। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो डिप्रेशन से निकलने के लिए, स्ट्रेस से निकलने के लिए जिम और जॉगिंग की बड़ी वैल्यू है। आप क्या समझते हैं कि मेडिकल साइंस भी ये बात बहुत मानती बड़ी है? वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि फिजियोलॉजी आपके जिस्म से रिलेटेड होती है, साइकोलॉजी यहाँ से रिलेटेड होती है। आप साइकोलॉजी से अपनी फिजियोलॉजी ठीक कर सकते हैं और फिजियोलॉजी से साइकोलॉजी ठीक कर सकते हैं। जब आप जिस्म को थोड़ी कसरत करेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे, तो आपके हार्मोन्स उस तरह काम करेंगे। आप डिक्टेट करेंगे अपने हार्मोन्स को। फील गुड हार्मोन्स कहते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गया, जो सिगरेट पी के मिलता है, जो हाई मिलता है ना, सिगरेट पी के हाई मिलता है, यार मज़ा आ गया, जो लत होती है, वो एक हार्मोन आपके पार्ट्स होते हैं ब्रेन में, उसको हिट करता है जाके केमिकली, जो केमिकल होता है जितना भी होता है आपकी बॉडी में, ये बेसिकली एक्सरसाइज से भी होता है। तो आप उन हार्मोन्स को डिक्टेट करते हैं, तो आपकी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी बेहतर होती है। दूसरी चीज़, जब आप, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक नेशनल सेल्स मैनेजर जो तकरीबन 22-25 साल के एक्सपीरियंस थे, माशाल्लाह 45 ईयर्स ऑफ एज, एक दिन तकरीबन 60-65 दिन हो गए थे मुझसे ट्रेन करते हुए। एक दिन वो कह रहा है, फात भाई यार आज चमत्कार हो गया, आज बड़ा मज़ा आया, मैं सोच भी नहीं सकता था ये हो सकता है। मैंने क्या हो गया? बोला यार मैंने मैं खड़ा हुआ था, मैंने एक पैर पे बैलेंस करके अपने आप को दूसरे पैर ऊपर उठा के फीता बांध लिया। अच्छा। उनके लिए दैट वाज़ एन अचीवमेंट। ये क्या हुआ? आपने बेसिकली एक्सरसाइज करके अपनी वो सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया और वो मेंटल बैरियर तोड़ दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। बोलने पहले मैं बैठ के भी नहीं कर सकता था, मतलब नीचे बैठ के नहीं कर सकता, मैंने खड़े-खड़े एक पैर पे उसको फीता बांध लिया। अच्छा। तो जब आप कोई चीज़ नॉर्मल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, आपकी बॉडी, आपका एक-एक सेल अडैप्ट करता रहता है। क्योंकि ट्रिलियन सेल्स है ना, 1, 2, 3 सेल से लेके, मुझे अच्छी तरह याद है प्लेटलेट्स का भी, किसी को डेंगू हुआ हो, जी। खुदा ना खास्ता, मुझे 2010 में हुआ था, तो प्लेटलेट्स एकदम डाउन हो गए। उन्होंने कहा यार अब हुआ ना तो हमें प्लेटलेट्स लगाने पड़ेंगे। घंटे बाद कोई 1000% शूट हो गए, ऊपर चले गए, और उसके बाद फिर कोई ऐसे शूट हुए कि नॉर्मलाइज़ हो गए 2 दिन में। कुदरत का निज़ाम, मतलब हमें जी। तो लग रहा था कि अब प्लेटलेट लगाने पड़ेंगे। तो इसी तरह आपकी बॉडी कम्युनिकेट करती है, आपका एक सेल कम्युनिकेट करता है दूसरी चीज़ों को। इसलिए जो खुदकुशी करने वाले लोग होते हैं, उन एक-एक सेल को बताना, एक सेल दूसरे सेल को बताना शुरू कर देता है कि अब जीने का कोई मकसद नहीं है, अब तुम फौत हो जाओ, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। आप किसी से बात नहीं करते, कोई आपको और डिप्रेस कर देता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता इट्स अ स्लो पॉइज़न। जी। इसको रिवर्स करती है आपकी एक्सरसाइज। जब आपको खुद पे एतमाद आता है ना कि यार ये मैं कर सकता हूँ। अगर वो बंदी 19 लीटर की बॉटल लगा सकती है, तो उसको भी पता है कि यार ये मैंने कर लिया है, मेरे लिए अचीवमेंट है छोटी सी चीज़, बचकाना चीज़ है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। जी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इंडस्ट्री मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है दुनिया की। बहुत सारी सही। बुक्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बात करने के लिए सब सही। कुछ है। लेकिन जो मोटिवेशन अपने आप पे काम करने से मिलती है ना, और अपने आप को चेंज होते हुए देखने से मिलती है, वो नहीं मिल सकती आपको कहीं से भी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था, लेकिन वो उसके लिए थोड़ा सा, यानी उसका ऐसे ज़बानी जवाब देना शायद आपके लिए मुमकिन ना हो, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दिएगा। जो लोग जिम जाने का, जिनके पास टाइम नहीं है, क्या आप ऐसी भी कोई ट्रेनिंग बताते हैं या उन ख़वातीन को या उन मर्दों को कि वो घर में रह के ही बग़ैर किसी वेट के वो घर में ही एक्सरसाइज कर लें? एक ऑथर है, बुक लिखी थी उन्होंने, नाइकी जो शू कंपनी है उसके फाउंडर थे। उन्होंने कहा था इफ़ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट। अगर आपके पास बॉडी है, आप एथलीट हैं, सही। आपको वजन की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कैलिस्थेनिक्स का, ये सारी वो चीज़ें हैं जो घर में बैठे हुए चीज़ें हो सकती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, किस जिम को एक्सक्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट की क्या वैल्यू है? जो लोग जिम जाते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, तो वो सप्लीमेंट ले रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। एक इंडस्ट्री है, एक ट्रेंड ज़रूरत है इसकी? नहीं, हाँ, ज़रूरत नहीं है। देखें, सप्लीमेंट का लोग भी मैंने बताया ना कि वो कोई एडिशन है। लोग डायरेक्ट इनबॉक्स में किसी भी सवाल एज में करते हैं। ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डाइट सही है तो,
ठीक है, आपकी डाइट से वो सब कुछ मिल सकता है जिसके लिए आप सप्लीमेंट पे जा रहे हैं, आप डाइट क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? तो फिश ऑयल जो आपने बताया ये तो नेचुरल है ना, इसमें देखिए, इसको लेने में तो कोई हर्ज नहीं है मेरा ख्याल। हाँ, इतनी फिश हम खाते नहीं है ना, हाँ तो हमें वो सप्लीमेंट करना पड़ता है। एक सप्लीमेंट है क्रिएटिन, वो भी बेसिकली आप 1 किलो बीफ खाएँगे तो आपको कहीं जाके 3 ग्राम मिलेगा, अच्छा। ठीक है? और वो आपके एनर्जी सिस्टम्स के लिए बेहतर होता है, तो वो आपको एक सप्लीमेंट के थ्रू मिल जाता है। तो वो सप्लीमेंट का मतलब है कि एक बड़ी-सी चीज़ को आपके लिए आसान बना दिया गया है, ठीक है? 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो इसका मतलब आपको पूरी 100 ग्राम चिकन खानी पड़ेगी, जब आपको कहीं 20, 25, 22 ग्राम मिलेगा। तो वो एक उसमें कन्वीनियंस कर दिया गया, यानी सहूलत कर दी गई है, लेकिन रिप्लेस नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 100 ग्राम प्रोटीन खाना है, हम्म तो मैं चिकन छोड़ के बोलूँगा भाई मैं 4 स्कूप ले लूँगा, 25, 25, 25, 25 मेरा प्रोटीन पूरा हो गया। नहीं, आपने रिप्लेस कर दिया। सप्लीमेंट के डिब्बे पे भी लिखा होता है कि खुदारा कहीं भी बना हो, अमेरिका में हो, इज़राइल में हाँ, कहीं भी वरना बना लोग हो। सप्लीमेंट पे सेट हो जाते हैं, खाने पीने की हाँ, क्या वहाँ जरूरत लिखा है। होता है कि इसको रिप्लेस मत कीजिएगा, ये आपके खाने की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये डाइटरी सप्लीमेंट है। लेकिन लोग तो डायरेक्ट कूदते सप्लीमेंट पे। वो एक ट्रेंड बन चुका है, एक फैशन स्टेटमेंट बन चुकी है, इंडस्ट्री है, इम्पोर्ट हो रहे हैं सही दबा के, तो सही वो सही। ज़ाहिर है बिकने भी हैं। जिम के दौरान मैंने कुछ लोगों की चींगम चबाते हुए भी देखा है। वो एक वो क्या है, ये कोई इसका ये जो आपने कहा एक्सरसाइज से ना, ताल्लुक है? वो जो गाल पिच्ची हो जाते हैं, ये असल में लोग उसके लिए करते हैं, और ख़ास तौर पे बहुत दफ़ा जॉ लाइन निकालने के लिए कि यार तो ये क्या चौड़ा इससे चेहरा हो। फर्क पड़ता है? आप चबाते रहेंगे तो आपके जबड़ों की एक्सरसाइज है वो एक तरह की, हम्म, लेकिन कोई ऐसा उसका फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ऐसा कोई फ़र्क ताल्लुक नहीं नहीं है। पड़ता। बहुत से लोग आदतन चबाते रहते हैं, लेकिन सही। कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है बीच में। पानी पिएँ आप, 2-2 घूँट पीते रहें। एकदम से बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो कैं भी हो सकती है या आप फेंट भी हो सकते हैं। पीना चाहिए। पीना चाहिए, मतलब आपने एक सेट किया, 1 घूँट पानी पी लिया, फिर बैठ गए, रेस्ट किया, 1 घूँट पानी पी लिया। तो घूँट-घूँट पिएँ आप, बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है। सही। स्टेरॉइड लेने का बड़ा एक आजकल रिवाज है, हुँ। तो सप्लीमेंट और स्टेरॉइड में कोई फ़र्क है, या बाद सप्लीमेंट में स्टेरॉइड शामिल किया जाता है कहते हैं, इसकी हकीकत क्या है? और इससे बॉडी को, यानी बाज़ चीज़ें ऐसी हैं खा के आदमी एकदम ऐसा फिटफाट हाँ, नहीं बहुत फ़र्क है। भागना दौड़ना, बाज़ जाली हकीम दवाओं में मिला रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो दवाइयों में होता है। मतलब कुछ अर्से पहले मेरे एक क्लाइंट को दिया गया था, माइल्ड स्टेरॉइड दिए गए थे क्योंकि उसको एलर्जी का इश्यू था, ये था, वो था। ये बेसिकली मेडिसिनल चीज़ है। और जो बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड यूज़ होते हैं, ये तो नॉर्मली अवेलेबल भी नहीं होते, ये तो ढके-छुपे अवेलेबल होते हैं। तो हत्ता नुकसानदेह के है लड़कों के बिल्कुल लिए। नुकसानदेह है, बिल्कुल नुकसानदेह है। हत्ता के जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होते हैं ना, जिसमें ये यूज़ होते हैं, उसमें भी इस तरह के लवाज़मात होते हैं कि वो टेस्ट रिपोर्ट में नहीं आते, डोपिंग टेस्ट में नहीं आते। कि मतलब इतना हश-हश मटीरियल है, इतना इल्लीगल मटीरियल है कि लोग इससे दूर रहते हैं। लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग का पार्ट है, पूरी दुनिया में यूज़ होता है। फिर मैं कहूँगा गोल पे डिपेंड करता है, अगर आपका ज़रिया माश ही छोटी चड्डी पहन के अपने आप को डिस्प्ले करने का है, सही। आप ज़रूर करें, आपको करना पड़ेगा, वरना आप जीत नहीं पाएँगे। हम्म। आपको प्राइस में नहीं जीतना है ना, लेकिन भाई अगर नॉर्मल ज़िंदगी मैं तो गुजारनी लोगों है, से कहता हूँ भाई लासानी के बैल मत बनो, हाँ, वो ये ना अपनी बस। सेहत और फिटनेस और हेल्थ का ख्याल करो। ये आपको क्या है, इतने मोटे मोटे आपने देखें, आपका और मेरा मकसद, नुमाइश थोड़ी हमारा कोई करनी ना है। कोई ज़रिया जी माश है, ठीक है? जी। उसमें वो चीज़ शामिल नहीं है। उनका ज़रिया माश ही है ये, वो इससे ज़्यादा आगे सोच ही नहीं सकते। जैसे मेरा ज़रिया माश फिटनेस है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग नहीं है। कितने लोग मेरा शौक देख के मुझे बड़ा घेरते-घेरते रह गए एक ज़माने में, जब मैं भी शुरू-शुरू में था कि यार तेरे डब्बे निकल आएँगे, तू सांड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, हमेशा एक मेंटली मुझे पता था कि यार मुझे बेसिकली मैं 36 का हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि डब्बे बनाने का क्यों इतना शौक है पेट पे लोगों को? इसमें क्या कोई तारीखें लिखनी है उन्होंने 6 डब्बों पे? अच्छे लगते कोई हैं, यादाश्त है, कोई डायरी के पेज हैं, ये पता नहीं क्या अच्छे एक लगते हैं, और ट्रेंड चल उनको निकला लगता है है। कि यार ये हेल्थ की निशानी है, जबकि हेल्थ की निशानी नहीं है। अच्छा। बहुत से लोग जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं, हम्म। और जिन लोगों को निकालने पड़ते हैं ना, वो जितने सेक्रीफाइस करके निकालते हैं, वो उनसे पूछें आप। क्योंकि कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने बाद में बोला है कि मैं ज़िंदगी में, अब मेरे बाप की तौबा, मैं कभी सिक्स पैक नहीं बनाऊँगा। जिस स्ट्रगल से गुज़रना पड़ा है, जो खाना-पीना मुझे रोकना पड़ा है। तो आप इसका इतना सेहत काम से करें। कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सेहत से ताल्लुक नहीं है। सिक्स पैक नज़र आने का मतलब सेहत से कोई, मैंने कहा ना, बॉडी बिल्डर सेहतमंद नहीं होता जी जी। जब वो स्टेज पे होता है। कितनी ज़बरदस्त बॉडी होती है उसकी। अच्छा, ये जो नट्स हैं, जो खुश्क मेवाजात हैं, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है ज़रूर खाएँ। और काजू है, इनमें सब अच्छा कौन सा है? अखरोट, अगर मैं इसको पैटर्न सबसे करूँ, अच्छा हाँ, कौन सा? अखरोट है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, किशमिश भी आप ले सकते हैं। हम्म। अगर आप सारे ही अफ़ोर्ड कर, अच्छे हैं। हाँ, अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो वो कौन-सा है वो? चिलगोज़ा चिलगोज़ा तो दर्जन के पीनट हिसाब से बिक रहा है आजकल। पीनट है, चिलगोज़ा है, ये जी। सारे गुड फैट हैं। हम्म। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल करना चाहिए, क्योंकि ये लोग फकसते हैं, मतलब खाते हैं, इस कैंडी की तरह खाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि सामने रखा हुआ है, अगर प्याला रखा हुआ है ना, तो बस चबाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। एक प्रोटीन में, 1 ग्राम में 4 कैलोरीज़ होती हैं, एक कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज़ होती हैं, लेकिन 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज़ होती हैं। तो अच्छा, इसका मतलब है कि इतना, इतना, इतना प्रोटीन, फैट और आप कार्बोहाइड्रेट रखा कितने हुआ है ना, खाएं? मुट्ठी भर।
आप यूँ उठाएं मुट्ठी में जितने आ जाए खा लें। अगर मिक्स्ड हैं, आपने सब रखा हुआ बादाम वगैरह सब को मिक्स कर लिया, मुट्ठी में अच्छा, जितने दूध आप में खा डाल लें। के भी पी सकते हैं या उसको? हाँ, पी सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी सेहत का हाल अभी क्या है। उसको शेक बना के पिएँ, खजूर का शेक बना के पिएँ, उसमें आप सही। ज़्यादातर कोशिश करें इस तरह की चीज़ें खाएँ, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, जिस तरह से एक खुदा का निज़ाम है, वो जब आप उसके फाइबर आपके डिज़ोल्व होंगे और डाइजेस्ट होंगे, उसी तरह काम करेगा। एक चीज़ कहलाती है गट हेल्थ। गट हेल्थ क्या होता है? जरासीम है अंदर आपकी बॉडी में, हाँ, बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया हैं। बहुत दफ़ा कब्ज़ की शिकायत क्या होती है? आपके गुड बैक्टीरिया की कमी होती है। बहुत दफ़ा क्या होता है? इतना ज़्यादा फ़ास्ट फूड आपने खा लिया कि अंदर बैड बैक्टीरिया की बहुतात हो गई है। अब आप उनको घास-फूस दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, क्या दे रहे हो? जी। आपके माइंड को बेसिकली ट्रिक करने लगते हैं कि नहीं यार, हमें फूड चाहिए, अच्छा, फ़ास्ट आप फूड तो चाहिए। ट्रेनिंग कराते हैं बहुत सारे लड़कों को, और बहुत सारे लड़के आते होंगे कि जी हम ज़रा फिट हो जाएं तो हमारी शादी हो जाएगी, कोई लड़की हमें पसंद कर लेगी। तो आप मुझे बताएं कि लड़कियां आपकी फिजिकल फिटनेस देखती हैं या जेब देखती हैं? आपका तजुर्बा क्या कहता है? तो मैं, ज़ाहिर है मैं भी शादीशुदा हूँ, तो मैं ये मतलब दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि जिनकी नहीं हुई है, लड़कियाँ बॉडी नहीं देखती हैं, जेब सही है? देखती हैं? जेब देखती हैं। अच्छा, मैं निकाह ख्वान भी हूँ, बहुत सारे निकाह मैंने पढ़ाए हैं। अब तो मैंने हॉलों में जाना छोड़ दिया, हॉल्स में, मस्जिद में ही जो आ जाए पढ़ा रहे। तो पहले मैं हॉल्स में जाता था, तो और मैंने देखा है कि अच्छा, मैं तो ज़ाहिर है मिक्स गैदरिंग में नहीं जाता ना, दुल्हन तो हमें नज़र नहीं आ रही होती। जी, मैं तो पहले से शर्त लगा के जाता था, भाई सेपरेट इंतज़ाम होगा तो मैं जाऊँगा। सही है। तो उसमें लड़के बता रहे, दूल्हे तो अजीब अजीब से स्टाइल के नज़र आ रहे होते थे ना, बिल्कुल ही आड़े तिरछे से, और एज भी बहुत उनकी। तो मैं हैरान होता था कि यार, ये जब ज़ाहिर है इस एज में ये शादी कर रहा है तो खातून की एज भी इतनी होगी। तो पता चलता था कि जी 18 साल की लड़की है, 20 साल की लड़की है, बंदा 50 साल का। चलो 50 साल का भी कुछ थोड़ा सा नेचर पे हो ना, जो कुदरत ने जिस तरह का पैदा किया था, वो बड़े आड़े तिरछे से बड़ी बेजोड़ सी शादियां हो रही हैं। नहीं, तो हाँ, बिल्कुल सही वो बात मेरा है। एक क्लिप बड़ा मशहूर हुआ था ना, वो लोग समझ रहे थे मैंने ऐसी हवाई फायरिंग की है। जब उसकी तह में जाते हैं पता चले जी पैसा बहुत है इसके पास। तो कुछ ऐसा ट्रेंड चल निकला है कि सिर्फ पैसा देखा जा रहा है, मेरा ख्याल है। देखिए, नॉर्मल सी बात है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हर किसी को चाहिए, जी। गारंटी चाहिए। हम एंग्जाइटी के शिकार क्यों हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन के शिकार क्यों अच्छा, हो रहे हैं? आदमी नहीं ऐसा करता, मर्द नहीं, मर्द में मैंने देखा है लड़के सबसे पहले शादी में खूबसूरती पे लड़की की आते हैं। खूबसूरती देखते हैं, खूबसूरती पैसा पे नहीं आते हैं। देखते, पैसा बिल्कुल दूसरे ऐसे ही है। दर्जे में होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लड़कियों में ऐसा नहीं है। अच्छा, अब लड़कियां वैसे वक्त के साथ साथ एडवांस भी हो रही हैं, वक्त के साथ साथ उनके ख्यालात भी बढ़ रहे हैं, और दूसरा जो उनके आसपास के लोग हैं, जो माँ बाप हैं, उनकी भी अवेयरनेस इंक्रीज होती जा रही है ना। वो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी बेटियों के लिए, तो वो रिकमेंड ये करते हैं, देखें सोने पे सुहागा है, शक्ल भी अच्छी है, बॉडी भी अच्छी है, और वो इस काबिल भी है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, मैं काफ़ी ऐसे जानता हूँ, मेरे खानदान में इस तरह की काफ़ी शादियाँ हुई हैं, और माशाल्लाह वो खुशबाश हैं, सब कुछ है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुछ भी कर लें आप, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी लाइफ में गारंटी क्या है, आप किस तरह उसको सिक्योर कर सकते हो। औरत को सिक्योरिटी चाहिए होती है। जी जी आपका असल मकसद क्या है? औरत को सिक्योर करना ना। जी जी तो बॉडी से सिक्योर नहीं करते, और खुदा ना खास्ता औरत को मारने पीटने आ रहा है कि आप सिक्योर करेंगे। औरत को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए आपके उसमें रहते हुए, जी जी, तो उसके लिए तो जाहिर है फिर लोग उसी पे जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये जो लोग बताएं कि करते हैं, बहुत से लोग 4 शादियां करते हुए डरते हैं। मैं 4 शादियों की बात ना हो और मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो वो डरते हैं 4 शादियां करते हुए कि यार हम तो बिल्कुल ही मार्केट से गायब ही हो जाएंगे, यानी हमारी पहले ही हम इतने कमज़ोर हैं, होते 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 हम सिमट सिमट के बिल्कुल नहीं नहीं, शॉर्ट हो जाएंगे मार्केट से। मैं उनसे कहता हूँ यार, मैं आपके सामने मिसाल बैठा हुआ, मैं तो बहुत बारीक सा था। ठीक है ना? तो आपका तजर्बा और आपकी नॉलेज क्या कहती है? देखें, इंसान के फंडामेंटल फंक्शंस हैं, मतलब बेसिक फंक्शन है, जिसमें एक फंक्शन रिप्रोडक्शन है, जी नस्ल बढ़ाना है। कोई भी ऐसा काम जो अल्लाह ताला ने आपके फंक्शन में रखा हो, उससे आपको कमजोरी कभी नहीं होगी। जी। जो हमने हैंड प्रैक्टिस की बात की, मैस्टरबेशन की बात की, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन एक नेचुरल तरीके से जो आप शादीशुदा ज़िंदगी में आप जब एक अज़दवाज ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हाँ, एतदाल हर चीज़ में ज़रूरी है, जी। ठीक है? आप एक शादी करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, उससे ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हाँ, आपका लाइफ़स्टाइल उसको मेंटेन रखना चाहिए। ज़ाहिर है आपने 4 शादियाँ की हुई हैं, लेकिन अपनी ग़िज़ा का ख़्याल नहीं रखा हुआ, अपने आराम का ख़्याल नहीं रखा हुआ, अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल नहीं रखा हुआ, तो वो चारों में से एक भी खुश नहीं रहेगी। सही है। तो कोशिश ये करनी है कि आप बैलेंस रखें, और जी, जी। ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। मुझे तो सही लगता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि आप जितना ख़्याल अपना रखेंगे, उतना आप सही रहेंगे। अच्छा, वो एक छोटा सा मैं चुटकुला सुनाऊँ आपको। वो भी बात कर रहे थे कि लड़कियां आजकल पैसा देख रही हैं। हमारे एक मस्जिद के एक इमाम थे, उन्होंने अपना वाक़या सुनाया मुझे कि एक बूढ़े मियाँ ने पैसों की लालच में किसी जवान लड़की को फंसा लिया।
कहते हैं वो मेरे पास आए निकाह के लिए ना, 80 साल उनकी उम्र थी। तो मुझे कहने लगे कि वो इमाम साहब मुझे वाक़या सुना रहे थे कि मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि जी वो इमाम साहब मैंने अपना निकाह करना है, लड़की की एज ये है और मैं शादी कर रहा हूँ, और तो मुझे बताएं मेरा असर के बाद निकाह है, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। कहते हैं मैंने उनकी शक्ल देख के कहा आपका इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। कहते हैं मैंने कहा बस असर तक आपका जिंदा रहना जरूरी। ठीक है, और फिर किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे। और आप अपने चैनल का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि लोगों को कुछ सवाल पूछना हो आपसे, आपके चैनल पे जाके, वहाँ फ़ोन नंबर भी मेरा ख्याल आपके चैनल पे होगा। मेरा ब्रांड, क्योंकि ये सब चीज़ें ये नॉलेज से इनका ताल्लुक नहीं है, इनका ताल्लुक है प्रैक्टिस से और माइंडसेट से। इसकी मिसाल ऐसे हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये मिसाल तो दीन की है लेकिन दुनिया पे भी फिट होती है कि आप कोई फासला तय करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। आप यहाँ से मक्का जाना चाहते हैं ना, एक तरीका ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्री का इल्म पढ़ें और फिर आप देखें कि डायरेक्शन कहाँ है, फिर इसके लिए आप जहाज़ ख़रीदें या गाड़ी ख़रीदें और फिर आप गाड़ी चलाना सीखें, जहाज़ उड़ाना सीखें वगैरह वगैरह, और फिर आप जाएं। दूसरा आसान तरीका है भाई, जो पायलट है ना मक्का जा रहा है, चुप करके आराम से उस पर एतमाद करके बैठ जाओ, जहाँ जहाँ जा रहा है वो चलते जाओ उसके साथ। तो ये तो मैंने जो थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए आपका इंटरव्यू लिया है। दीन में भी ऐसा ही है कि जब तक आप किसी बाकायदा प्रॉपर आलिम से आप उसको अपना मेंटोर नहीं बनाते, जिसको तसव्वुफ में कहा जाता है अपना शेख व मुर्शिद नहीं बनाते, आप काबिल एतमाद आलिम हो जो अल्लाह वाला हो, आप अपने आप को उसके हवाले करें, वो आपको खुद ब खुद शरीयत के ट्रैक पे चलाएगा और आप वो मनाजिल तय करेंगे जो एक अल्लाह वाला बनने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए ज़रूरी है। इसके लिए सिर्फ किताबें पढ़ के या अपने तौर पे मालूमात हासिल करने से इंसान दीनदार नहीं बनता। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत की है, प्रॉपर तरबियत की है, सिर्फ किताब देखे नहीं चले गए। सहाबा ने ताबीईन की, ताबीईन ने तबा ताबीईन की, सिलसिला आज तक चला आ रहा है। कोई दुनिया में आज तक ऐसा बुजुर्ग नहीं है जिसने किसी को अपना मेंटोर ना बनाया हो और अपने आप को उसके हवाले ना किया हो, जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। तो ऐसे ही मैं लोगों से कहता हूँ फिजिकल फिटनेस के लिए ये तो आपको हमने मालूमात दी है ना, ये काफ़ी नहीं है। इसका आसान तरीका होता है भाई, आप जाएं किसी ट्रेनर के पास जो माहिर हो। पाकिस्तान में मैंने कहा मंजन बहुत बिकते हैं, ठीक है ना, कोई माहिर ट्रेनर के पास जाएं और आप बोलें भाई मैं हेल्दी लाइफ गुजारना चाहता हूँ और मैं एक फिट होके ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो वो जो आपको गाइड करेगा ना आपके हिसाब से, वो ज़्यादा अच्छी गाइडेंस होगी। फहाद साहब का जो मैंने इंतखाब किया ना, वो अपने चंद दोस्तों को मैंने देखा, वो बड़े आड़े तिरछे थे और इनकी निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े ज़बरदस्त हो गए। 1 साल के अंदर उनके बड़ा अच्छा आउटपुट, बहुत अच्छा था, रिजल्ट बहुत अच्छा था। असल में उन्होंने 2 काम किए जी। तो यही है कि भाई असल तो ये है कि आप किसी से प्रॉपर ट्रेनिंग लें और अपने आप को उसके हवाले करें। 1 साल के लिए आप कुर्बानी का बकरा बने, फिर जो आपको खाने का कह रहा है वो खाएं आप। 1 साल बड़ा ज़बरदस्त टाइम। हाँ, तो 1 साल में इंशाल्लाह आप बहुत फिट हो जाएंगे। और मैं लोगों से कह रहा हूँ कि आप चंद महीने एक्सरसाइज करके देखें, इतनी अच्छी सेहत हो जाती है और इतनी अच्छी लाइफ हो जाती है इंसान की। वो कहता है यार मैं किस अजाब में जिंदगी गुजार रहा था मैं, बिल्कुल ऐसे, यानी मेंटली बहुत खुश हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। और आपने 2 बातें जो की, एक मेंटोरिंग वाली, दुनिया की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जिसके साथ भी मैंने काम किया है, वो मेंटोर आपको असाइन करते हैं कि आपका मेंटोर है, आपको पूरा सिस्टम सिखाएगा, जबकि आप सीखे सिखाए हैं जी, लेकिन उस कंपनी का मेंटोरिंग जरूरी है। तो ये तो बेसिकली आज तक हर सिस्टम फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज जो मैं लोगों को कहता हूँ कि एक गैप है, एक्सपेक्टेशन क्या है कि 1 महीने में कम करना चाहिए, 10 दिन में कम होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस यहाँ है कि यार बॉडी इस तरह काम नहीं करती है, इसको बढ़ाएं, बॉडी टाइम लेती है, नेचुरल चीज़ें करो, दवाई नहीं करो, सही है, क्विक फिक्सेस। और जब ये गैप मिलेगा ना आपस में, जब कहीं जाके काम होना शुरू होता है, एक मेंटोर अच्छा होना चाहिए, दूसरी आपकी एक्सपेक्टेशंस और एक्सेप्टेंस मैच होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, आप अपने चैनल का भी तारुफ करवा दें। और मैं वैसे लोगों को, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ नेगेटिव सोच काफ़ी ज़्यादा है लोगों में ना, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ ठीक है ना। मैं जो इनको लेकर आया ना इंटरव्यू के लिए, तो कोई ऐसा नहीं है कि इनसे हमने कोई लिफाफा लिया हो और हमने कहा कि हम आपको प्रमोट करेंगे। तो मुझे वैसे ही सोसाइटी में कोई बंदा काम करता हुआ नज़र आता है तो फ्री में मैं उसको कोशिश करता हूँ अपने चैनल पे उसका इंटरव्यू लूँ, और ताकि लोगों को फ़ायदा हो, लोग जाली लोगों से बचें और सही लोगों के पास लोग आएँ। और जैसे फहाद साहब हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ट्रेनर और भी हैं जो सारे 2 नंबर नहीं हैं, 1 नंबर लोग भी इसमें बहुत हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे ट्रेनिंग लें
और आप अपने यूट्यूब चैनल का भी लोगों को एक हवाला दे दें ताकि कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो वो आपसे भी रब्ता कर मेरा सके। एक ब्रांड है फिटलेक के नाम से। इसका मतलब है फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट, क्योंकि मेरे आई बिलीव के हमारे इंटेलेक्ट और अकल का जो कॉन्सेप्ट है ना फिटनेस से दूर है, तो मैंने दोनों को मिलाया है कि यार जी। अकल डालो फिटनेस के अंदर, जी फिटलेक्ट, फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। तो इसी FITELLECT आप बेसिकली लिंक दे देंगे। तो यूट्यूब पे भी इसी नाम से हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ। कोशिश मेरी ये होती है डेली अपलोड से आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँ। और इनके साथ आने का एक मकसद ये है, मुफ्ती साहब के साथ आने का, कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी में ना डाइकोटमी है, मतलब बटी हुई है फिटनेस। एक वो फिटनेस है जो बहुत फैंसी और बड़े अमीर लोगों की है, एक बहुत देसी है, अखाड़ों की फिटनेस है। जी जो बीच में 90% आपकी GDP चला रहे हैं मुल्क की, जो काम करने वाले गधे घोड़े मतलब किसका काम कर रहे होते हैं, वर्कोहॉलिक्स हैं, उनकी फिटनेस के बारे में लोग बात नहीं करते। मैं उन लोगों में से होकर आया हूँ, तो मैं उनके सारे इश्यूज को जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार आम आवाम को इस तरह समझाया जाए कि लाइफ उनके लिए ये लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन जाए। इससे बाद वो अपने घर में कल्चर डेवलप करना शुरू कर दे। जी तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच मुफ्ती जज़ाकुमुल्लाह। साहब, आपने बहुत बुलाया। शुक्रिया आपका, अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे आपको।